Hello everyone, welcome to Understand UPSC and my name is Rishabh Shukla and today we are again meeting to discuss HLT 1 question number 7 to 10. आई होप आप लोगों को लास्ट लेक्चर काफ़ी कुछ समझ आया होगा, उससे आंसर राइटिंग और जो बेसिक्स हैं, मतलब खासकर कि जिनको बिल्कुल भी आंसर राइटिंग के बारे में नहीं मालूम और जो सीखना चाहते हैं, पहले मेंस नहीं दिया है, अगर वो पिछले लेक्चर में जो चीज़ें बताई गई, उससे पिछले लेक्चर में जो चीज़ें बताई गई, उनको अगर इम्प्लीमेंट करेंगे, आई विल श्योरली से दैट कि आने वाले टाइम में आप फिर जो टॉपर्स लोग आंसर्स लिखते हैं उस तरीके से आप लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो आज भी हम लोग बेसिक्स अपना वही रखेंगे कि किस तरीके से हम अपने आप को जज कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप वही, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द डिमांड, अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर ऑफ आंसर, understand aligning your content with the demand of question, presentation, speed and paper completion, and at the end we will also learn about कि enrichment क्या होते हैं आंसर्स के अंदर। ठीक है, सो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूँ, खासकर जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं और जिन्होंने अभी जैसे तैयारी स्टार्ट करी है, तो उनको कई बार बोला जाता है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। जो फैक्ट्स हैं वो तो बाद में भी रिवीजन से याद हो जाएंगे, लेकिन इस पे फोकस किया जाता है कि अंडरस्टैंडिंग होती क्या है। ठीक है, तो अभी हम ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसको डिस्कस कर लेंगे, तो ये वाली चीजें फिर मैं समझाऊंगा कि एक्चुअल में अंडरस्टैंडिंग होती क्या है। ठीक है, थोड़ा बहुत हम समझ पाएंगे, एक मैं अपनी कोशिश करूंगा कि मैं क्या समझता हूँ इससे। ठीक है, सो अब क्वेश्चन ये जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि डिस्कस मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता पीरियड एंड चोला पीरियड टू द इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे पहले हमें समझना होता है अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन के अंदर बोला क्या गया है। ठीक है, तो सेम रखते हैं अपने लिए। तो क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एक गुप्ता पीरियड रहा है हमारी हिस्ट्री के अंदर, एक चोला पीरियड रहा है। ठीक है, हमें क्या करना है, इनके टाइम पीरियड पे जो जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हुए इंडियन हेरिटेज और कल्चर के अंदर, उसको डिस्कस करना है। ठीक है, चलो इसे फर्दर मैं आप लोगों के लिए ब्रेक डाउन करता हूँ। चाहे आप लोगों ने प्री दिया है, मेंस दिया है, इंटरव्यू दिया है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा दोबारा से शुरू करते हैं, इस चीज को थोड़ा समझेंगे ना, तो आपको आगे चल करके जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं और एग्जाम में किस तरीके से जब कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आप कैसे अपने आप को उसमें हेल्प कर सकते हैं उसको समझने में, तो वो इस क्वेश्चन से अभी आपको समझ में आएगा फिर से। अच्छा, हमें अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करनी है। ठीक है, तो देखिए ये कह रहे हैं कि इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। ठीक है, मान लीजिए इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने ये दिया है, तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन के अंदर इस कीवर्ड को समझेंगे। तो इंडियन हेरिटेज क्या होता है? हेरिटेज क्या होता है कि आपकी धरोहर क्या रही। ठीक है, एक लंबे टाइम से जो आपके, कई बार होता है ना कि हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स क्या छोड़ के गए। ठीक है, हेरिटेज के अंदर आपने क्या इनहेरिट किया उनसे। ठीक है, तो ऐसी हेरिटेज तो इंडिया का एक 2500 साल पहले रहे बीसी के अंदर, एंड उसके बाद 2000 साल यहाँ पे। तो देखो कितनी बड़ी हिस्ट्री है इंडिया की, और ये हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे साम्राज्य आए और सभी ने कुछ ना कुछ अपना एडिशन किया है। ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें एडिशन हुए जो एक हेरिटेज बन गए, जो आगे भी ट्रांसफर होते गए और आज तक ट्रांसफर होते हुए आए हैं। तो इस कीवर्ड को समझा आपने? अगर आप इस चीज को समझोगे तो आंसर में वो चीज झलकेगी। अभी हम धीरे धीरे सीख रहे हैं, लेकिन आगे चल करके ये एक बार प्रॉपर जिस दिन हमारे नेचुरल आ जाएगा उस दिन आंसर्स में हमें ये सोचना नहीं पड़ेगा एक्स्ट्रा। ऐसे ही आपके कल्चर, आर्ट एंड कल्चर आप पढ़ते हैं ना सिलेबस में, तो कल्चर में सोचिए आपके जो आर्ट्स पेंटिंग्स वगैरह हैं, रिलीजन है, आपका फिलोसफी है। ठीक है, आर्ट्स मार्शल आर्ट ये सब चीजें आपके कल्चर्स रहे, फेस्टिवल रहे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इंडिया का हेरिटेज और कल्चर, मान लीजिए आज हमारे यहाँ टेम्पल्स हैं खूब सारे। ठीक है, हेरिटेज है, आज तो बना नहीं है, काफी टाइम से बनते हुए आ रहे थे, तब जाके आज बना है। ऐसी दिवाली, महाभारत, रामायण ये सारी चीजें आज तो आई नहीं है, काफी टाइम से चली हुई आ रही है, तो ये कल्चर का पार्ट है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो इंडिया का कल्चर जो अभी भी देखने को मिलता है और जो शुरू से ही जब आईवीसी पीरियड था उस टाइम से शुरू हुआ। ठीक है, आईवीसी पीरियड आया, फिर वैदिक पीरियड आया, फिर आपका मौर्यन पीरियड आया, फिर गुप्ता पीरियड आया। ठीक है, इस बीच में ये इंडियन हेरिटेज और कल्चर शुरू हुआ। ठीक है, कुछ आईवीसी ने ऐड किए, कुछ वैदिक पीरियड ने ऐड किया, यहाँ पे जैसे वेदास वगैरह ऐड हो गए, उनके कल्चर ऐड हो गए। ठीक है, फिर मौर्यन आए, उन्होंने कुछ ऐड किया, पिलर्स ऐड कर दिए। ठीक है, हमने बुद्धिज्म वगैरह से रिलेटेड जो स्तूपास था वो सब हमारे कल्चर में ऐड हुआ, हमारे हेरिटेज में ऐड हुआ। ठीक है, पिलर्स भी तो है ना, पिलर्स सारनाथ पिलर और ये सब चीजें जो है आज भी हमें देखने को मिलता है, वो हेरिटेज का ही पार्ट हुआ। ठीक है, फिर आया गुप्ता पीरियड। तो अब जब ये जो हमारा इंडियन हेरिटेज और कल्चर है, जब ये यहाँ पहुंचा इस वाली जगह, तो ये वही पूछ रहा है कि इन गुप्ताज ने यहाँ पे क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया, तो वो बताना है आपको यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से तो आपने, क्योंकि मेजर जो पीरियड रहा, जो डेवलपमेंट हुए, जो आज हम देखते हैं, वो मेजरली यहीं से स्टार्ट हुआ। ठीक है, जो मेजर चीजें हमें पता होती हैं, तो अगर आपको इनका टाइम पीरियड पता होगा तो मेजरली जो आपको देखने को मिलता है
इंडिया के अंदर वो गुप्ताज का इस तरीके से देखने को मिलता है कि यहाँ आप जो है गुप्ताज के रूल रहा, तो मतलब नॉर्थ में जो मेजर चीजें हैं वो इनके थ्रू कंट्रीब्यूशन जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे भी तो गुप्ताज यहाँ तक पहुंचे नहीं, तो यहाँ से भी कुछ लोगों ने कंट्रीब्यूट किया होगा। तो आगे चल करके थोड़ा और टाइम बाद यहाँ पे साउथ में भी कुछ रूल्स आए, तो यहाँ पे चोला रूलर काफी फेमस हुए, ठीक है, और इनके इनके समय पे कुछ और रूलर्स थे, उन लोगों का मेजर कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है फिर से। यहाँ नॉर्थ में तो नहीं देखने को मिलता क्योंकि अनस्टेबल था, कोई पर्टिकुलर ऐसी डायनेस्टी पूरे टाइम नहीं चली। तो यहाँ पे कुछ चोलाज ने जो है ये साउथ की तरफ यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूशन किया, तो ये वही कंट्रीब्यूशन यहाँ पूछना चाह रहे हैं। फिर ये आगे चलते गए, तो यहाँ पे फिर दिल्ली सल्तनत आता है, मुगल्स आता है, फिर ब्रिटिशर्स आते हैं, फिर आज मॉडर्न टाइम आता है। तो ये पूरे टाइम में चलते हुए आया इंडिया के पास जो इसका कल्चर है, जो हेरिटेज है। तो उन्होंने वही पूछा है कि डिस्कस द मेन कॉन्ट्रीब्यूशन, मेन कौन कौन से, एक तो नॉर्मल कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, कुछ मेन कॉन्ट्रीब्यूशन कहां से है, गुप्ता पीरियड, ठीक है, गुप्ता काल, जो गुप्ताज थे करीब ये 4th BC AD के अंदर स्टार्ट हुए थे और 6 AD सेंचुरी तक ये रहे, ठीक है, 4th सेंचुरी AD से, इसको CE भी बोला जाता है, ठीक है। तो इस पीरियड के अंदर जो कंट्रीब्यूशन हुआ, ऐसे यहाँ पे ये 1010 मतलब कि इस सेंचुरी से लेकर के 11th सेंचुरी से लेकर के 13th सेंचुरी तक ये लोग भी थे। इस टाइम पे जो है कौन सी चीजें कंट्रीब्यूट हुई इंडियन हेरिटेज के अंदर मेन, तो वो हेरिटेज बनी, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, तो वो चीजें आपको डिस्कस करनी है, राइट। तो ये तो हो गया हमारा, चलो बेसिक जो सभी लोग समझ जाते हैं, ठीक है, कंट्रीब्यूशन। अब जो है बात आती है कि ठीक है ये वाला, ये जो क्लास है, चलो ये तो फ्रेशर्स की हो गई, हमारा इंटरव्यू अपीयर्ड वाले लोग कहेंगे या मेंस वाले कहेंगे कि अरे ये तो इतना तो हमें आता है, ठीक है, लेकिन आपको जो मार्क्स एज लेना है, आपको कहाँ पे अब सीखना है, इस वीडियो से बेसिक्स तो आपके स्ट्रांग होंगे, लेकिन साथ में अब ये सोचो कंट्रीब्यूशन की बात हुई, तो आप क्या करके आओगे जब मेंस के अंदर जो इंटरव्यू अपीयर्ड वाले लोग हैं आपसे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस लिख के आओगे, एन नंबर ऑफ पॉइंट्स डाल दोगे कि देखो टेम्पल आर्किटेक्चर बनाया, देखो साइंस एंड टेक, लिटरेचर, एजुकेशन, आर्ट, पेंटिंग्स, सब कुछ बताओगे। लेकिन मार्क्स किसको, जो एज लेके जाता है, जो सिलेक्शन लेके जाता है, वो क्या करेगा, इस कंट्रीब्यूशन के अंदर नेगेटिव कंट्रीब्यूशन भी दिखाएगा। सती प्रथा शुरू हुई ना, ब्राह्मणिकल का रिवाइवल हुआ, और जो वर्ना सिस्टम था वो स्ट्रिक्ट बना दिया गया, उसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी बहुत देखने को मिलती थी वो नहीं देखने को मिली, ठीक है, अनटचेबिलिटी जैसी चीजें निकल कर आती हैं, ये जो लिटरेचर्स रहे उस टाइम के वो दिखाते हैं, ठीक है। ऐसी चोला पीरियड के अंदर आपको पॉजिटिव दिखाने जो इनके कंट्रीब्यूशन रहे, ऐसी नेगेटिव दिखाने, और जब एग्जामिनर बैक टू बैक कॉपीज चेक कर रहा है, सब पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि जो मेंस अपीयर्ड है, जो इंटरव्यू अपीयर्ड है, वो लोग तो उनका लगभग सेम लेवल होता है, ठीक है, सब पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन एक स्टूडेंट आता है जो एक और एंगल दिखाता है, तो ये क्या हुआ, ये एक्सपेंशन हुआ ना। यही चीजें हमें प्रैक्टिस में, यही चीजें सीखनी है इन डिस्कशन से, कि अच्छा इस तरीके से भी सोचा जा सकता है। तो जब आपकी कॉपी पे दिखेगा तो ऑब्वियस है 2-3 नंबर जो है, सबको 15 में से 7, 7.58 मिल रहे हैं, आपको 10, 11 यहाँ तक मिल सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है कि GS1 के अंदर कुछ बच्चे 90s में रहते हैं और कुछ जो है 120 और इवन 130 टच कर जाते हैं, क्यों, यही एक डिफरेंस है, क्योंकि वो थोड़ा सोच पाते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, राइट। तो अब हम जो है इसको डिस्कस करते हैं कि यही जो मेरा स्ट्रेस था, जब मैं पिछले वीडियो में आप लोगों से पूछ रहा था कि इस कंट्रीब्यूशन के बारे में सोचिए क्या डायमेंशन हो सकते हैं, तो इसके पीछे यही है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। अब ये है कि आपको डायरेक्टली नेगेटिव नहीं लिखना है, ये मैं दिखाऊंगा आपको कि इसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, किस तरीके से आपको लिखना है, आर्टिकुलेशन कैसे करना है, उसे बोला जाता है आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। सभी कहते हैं कि हमें ना पॉजिटिव माइंडसेट दिखाना चाहिए जब हम आंसर लिख रहे हो, मतलब कि जैसे ग्लास आधा खाली है और आधा भरा है, तो हमें आधा भरा दिखाना चाहिए। तो ये कैसे दिखाएंगे, तो ये जो है अभी जब हम डिस्कस करेंगे ना, तो मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से आप जो है बेहतर वे में ये नेगेटिव चीजें भी अपने आंसर में दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो पूछा नहीं है, यहाँ सिंपल डिस्कस बोला हुआ है, क्रिटिकली इवैल्यूएट तो बोला नहीं है, ठीक है। हाँ, तो अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो अभी आई होप जो पहली चीज है अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन समझ में आया ना, पूरी चीजें समझ में आई कि यहाँ गुप्ता पीरियड है और गुप्ता पीरियड का क्या कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पे चोला पीरियड है, चोला पीरियड का क्या कंट्रीब्यूशन है, और उसी में हेडिंग्स बना देंगे, वो सब अभी सेकंड स्टेप पे। तो अभी क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरा आता है अंडरस्टैंड द डिमांड। तो डिमांड भी, क्योंकि अभी हमने थोड़ा सा एक्सपेंड कर लिया, तो अभी हमें डिमांड भी समझ में आ गई है। क्या है डिमांड इसके अंदर, डिमांड यही है कि आप ये दिखा दीजिए, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आपका कोर पॉइंट होना चाहिए। जो भी आप इधर उधर की बातें करेंगे कि इनके ये कब रूलर थे और इनका काल कब खत्म हुआ, इनके अंदर इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन थे, क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किए, उनके बाद क्या हुआ, कितना बड़ा साम्राज्य था, वो सब नहीं लिखना, ठीक है, उनको मतलब नहीं है। जो मेन मार्क्स है इस क्वेश्चन के अंदर वो ये कंट्रीब्यूशन पे है, जितने अच्छे कंट्रीब्यूशन आप दिखा पाओगे, बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाओगे, उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। दिस इज योर बॉडी, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। नाउ वी कम टू द थर्ड पॉइंट, अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चरिंग ऑफ द आंसर, ठीक है। तो इसके लिए हम देखो क्या क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, स्ट्रक्चरिंग किस किस तरीके से हो सकती है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एक तो ये कर सकते हो, मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता पीरियड एंड चोला पीरियड इन इंडियन हेरिटेज, एक हेडिंग बनाओ, ठीक है। लिखो आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। इसके अंदर कंट्रीब्यूशन किसका, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन बाय गुप्ता, कंट्रीब्यूशन बाय, यहाँ पे या तो ऐसे करके दिखा दो या तो नीचे लिख के दिखा दो, चोला, ठीक है। ये एक हो गया। दूसरा
पेंटिंग्स, ठीक है, तीसरा स्कल्पचर, ठीक है, चौथा साइंस एंड टेक, ये, और इसी के अंदर पहली हेडिंग, दूसरी हेडिंग, पहली हेडिंग सब हेडिंग मतलब, ठीक है। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ और चीजें, फिर दोनों की कोई यूनिक चीजें लगती है। एक तो इस तरीके से दिखा सकते हो आप, ठीक है। तो ये इससे क्या है कि ये आपको समझ में आ रहा है मेरे पास और क्या क्या ऑप्शन। अगर किसी ने जैसा मैं अभी लिखूंगा वैसा नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका प्रेजेंटेशन खराब है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन जो आपको बेहतर समझ में आता है उस तरीके से लिख सकते हो, राइट। तो अभी जो एक और प्रेजेंटेशन किस तरीके से है कि मेन कंट्रीब्यूशन बनाओ गुप्ता पीरियड का, ठीक है। पहली हेडिंग बना दो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन एंड मेंशन देम, इसी के नीचे फिर नेगेटिव में फिर ये 1 2 3, ये मैं बताऊंगा ये कैसे लिखना है। फिर ऐसी अगली हेडिंग पे, अगले पेज पे चोला एंड उसके 3 4 पॉइंट, 5 पॉइंट एंड फिर उसके नेगेटिव एंड देन कंक्लूजन, ठीक है। तो ये हो गई हमारे दिमाग के अंदर आ गया कि हमें प्रेजेंट कैसे करना है, राइट। अब आता है पॉइंट कि अंडरस्टैंड द अलाइनिंग ऑफ द कंटेंट एज पर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये अलाइन करना क्या होता है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन ने क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन ने पूछा है मेन कंट्रीब्यूशन। तो आपके जो सब पॉइंट्स आ रहे होंगे ना, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे सब हेडिंग बनाते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे जो आना चाहिए ना वो ये कंट्रीब्यूशन आना चाहिए, डायरेक्ट दिखना चाहिए आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड नाउ गिव योर एक्सप्लेनेशन, जो भी देना चाहते हो। दूसरा पेंटिंग, तो ये क्या है कि डायरेक्ट एग्जामिनर आया, उसने कहा अच्छा आर्ट एंड आर्किटेक्चर, अरे वाह, कंट्रीब्यूशन दिखा दिया। पेंटिंग, अरे वाह, साइंस एंड टेक, अरे वाह। तो यही होती है सब हेडिंग्स जो आपको दिखानी होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन से अलाइंड है, जो मेन चीज है वो डायरेक्ट दिखा रहे हो आप, ठीक है, ओके। इसके बाद क्या है, फिर आपका प्रेजेंटेशन है, मतलब वही है कि जो इससे पहले आपको मैं दिखा रहा था कि स्ट्रक्चरिंग और प्रेजेंटेशन मतलब ये दोनों एक साथ ही आते हैं। प्रेजेंटेशन में मतलब कि आप इस तरीके से दिखा दो, ठीक है। एक तरफ यहाँ पे लिखो आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड यहाँ पे लिखो गुप्ता, यहाँ लिखो चोला एंड दोनों की चीजें दिखा दो। इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हो। पैराग्राफ में अगर बढ़िया से प्रेजेंट करना चाहते हो, ठीक है, पैराग्राफ में कैसे होगा, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, चोला एंड एक पैराग्राफ, फिर यहाँ गुप्ता, फिर पैराग्राफ, इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। स्पीड ऑफ पेपर कंप्लीशन, ठीक है। और इसके अंदर एनरिच कैसे कर सकते हो अपने आंसर को, ठीक है। इसमें आप मैप बना सकते हो साइड में, क्योंकि डिमांड ऑफ क्वेश्चन ये, तो बस साइड में दिखा सकते हो कि यहाँ पे गुप्ता पीरियड था और इनका टाइम पीरियड लिख दो। एंड दूसरे पेज पे जब साइड में लिख रहे होगे तो वहां पे चोला पीरियड। ये किसके लिए हो गए, जो इंटरव्यू पीरियड वाले लोग हैं, कि अभी आप 400 तक पहुंच गए हो, नाउ हाउ टू रीच टू 430 440 420, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ वैल्यू एडिशन कर लो, आपका आंसर अच्छा हो रहा है, नाउ थोड़ा बहुत स्पेस बचा है तो कैसे करना है, ठीक है। और अभी प्रेजेंटेशन के अंदर फर्दर अभी मैं आपको और चीजें आंसर में जब हम कर रहे होंगे तो दिखाता हूँ कि कैसे आप अपने आंसर को बेहतर कर सकते हो। जैसे मैं बताता हूँ आपको, यहीं पे बता, जैसे आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला पॉइंट है, दोनों मान लो चोला या गुप्ता का आप कंट्रीब्यूशन दिखा रहे हो, पहला हेडिंग है आर्ट एंड आर्किटेक्चर, नाउ राइट लाइक दिस। सबसे पहले यहाँ पे टेम्पल आर्किटेक्चर लिख दो, ठीक है, यहाँ पे केव आर्किटेक्चर लिख दो, ठीक है। आर्ट के अंदर आपको यहाँ पे पेंटिंग आ जाएगा, ठीक है, ऐसे यहाँ पे स्कल्पचर आ जाएगा। एंड नाउ दो दो लाइन लिखो, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखो, यहाँ एग्जाम्पल लिखो, देखो कितना अच्छा प्रेजेंटेशन क्लियर कट दिख रहा है। नाउ कम टू द सेकंड हेडिंग, ठीक है। नहीं तो इसी को क्या करते हैं आप, ऐसे ऐसे लिखते तो वो नॉर्मल लगता है, अच्छा पैराग्राफ में लिख रहे हैं, तो अभी एग्जामिनर को ये बेटर प्रेजेंट होगा, वो देखते ही समझ जाएगा आपको आता है ना। तो यही कुछ फर्क है जो हमें अभी सीखने हैं। अभी सीख लेंगे, अभी धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन बाद में जिस दिन हमारा एग्जाम होगा उस दिन बहुत अच्छा परफॉर्म करके आएंगे, ठीक है, ओके। तो आई होप कि हमने ये सारे जो डायमेंशन हैं इसको देख लिए। तो अभी ये पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने ये सारी चीजें दिखा दी। अब हम अगले क्वेश्चन से डायरेक्ट एड्रेस करेंगे, ठीक है, ओके। तो अब आते हैं हम इसके कि अच्छा इसके अंदर कंटेंट क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन हमने समझ लिया, उसकी डिमांड समझ ली, सब कुछ। अब आती है बात कि हमारे पास जो कंटेंट है जो आप लोगों ने पढ़ा है उसको यहाँ पे पुट कर देना है, जो कि आपका कंटेंट काफी अच्छा होगा, ठीक है, मेरे से कंपैरेटिव। लेकिन कुछ कुछ चीजें मैं भी बता देता हूँ, ठीक है, चलिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि इंट्रोडक्शन कैसे करना है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है क्या करना है, तो अगर आपको कंफर्म हाफ मार्क्स एग्जामिनर से छीनने हैं ना, मतलब लेने ही लेने हैं, उससे लेने हाफ प्लस हाफ, हाफ चोला से उठाने और हाफ गुप्ता से, मेंशन अबाउट द पीरियड, इनका टाइम पीरियड कब था, इनका टाइम पीरियड कब था। एंड यही साइड में जो है जो आपकी स्पेस होती है यहीं पे मैप बना दो, ठीक है। ये जगह ऐसे कर करके एक नीचे आगे या अगले पेज पे कहीं जगह मिले, तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं अगर आपने डिमांड मीट कर रहे हो ना तो एग्जामिनर को क्या होता है कि फिर वो सोचता है कि अभी और कुछ मार्क्स दे सकते हैं क्या, तो इन चीजों के भी मार्क्स आपको मिलने लगते हैं। एंड हाफ और हाफ मार्क्स आपको इस चीज के दिख सकते हैं, मतलब कि 0.25 तो 1 मार्क्स तो आप ऐसे ही ले सकते हो ना इंट्रोडक्शन के आसपास ही, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, एक सेकेंड। तो यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं कि इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर इज वेरी रिच, ठीक है। जिस तरीके की आपको इंट्रोडक्शन में बताया ना, हमें क्या होता है कि क्वेश्चन से ही कीवर्ड उठाना है, उसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देना है ना। तो ये देखो मैंने वो किया था ना कि एंशिएंट टाइम से लेकर के मॉडर्न टाइम तक आ रहा है, ठीक है। तो यूज दैट थिंग कि इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, ठीक है, मैं डिक्टेट कर देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर इज वेरी रिच एंड डाइवर्स, ठीक है। आज के समय में ऐसे ही बोलते हो, रिच एंड डाइवर्स है, एज इट इनहेरिटेड फ्रॉम
डिफरेंट पीरियड्स ऊपर दिखाया था, अलग अलग पीरियड से इसने इनहेरिट किया है, तो डाइवर्स है और इसलिए रिच भी है। ठीक है, डिफरेंट पीरियड्स इन इट्स जर्नी फ्रॉम आईबीसी टू प्रेजेंट टाइम। ठीक, इस तरीके से आप दिखा सकते हो। तो कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा इन्फो दिखाया ना, ये आईबीसी और प्रेजेंट टाइम, थोड़ा सा वो लिंकेज दिख रही है कि मेरे को समझ आ रहा है कि कैसे अलग अलग टाइम पे कंट्रीब्यूशन हुआ है। ठीक है, अब इसी के साथ या तो इस तरीके से करके और फिर दिखा दो कि चोला एंड गुप्ताज ने भी कंट्रीब्यूट किया है, राइट। या फिर दूसरी इस तरीके से दिखा सकते हो कि जो गुप्ता का पीरियड रहा है उसे गोल्डन पीरियड भी बोला जाता है फॉर इंडियन आर्ट एंड कल्चर जो है। ठीक है, तो स्टार्ट विद इट, ऐसे मेंशन कर दो कि ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, और यहाँ पे अंदर लिख दो कि 4th सेंचुरी टू 6th सेंचुरी। ठीक है, ये ब्रैकेट में दिखा दिया कि मुझे पता है। अब कहीं ना कहीं इसको आप फोर्स कर रहे हो कि एग्जामिनर आपको मार्क्स दे, क्योंकि यहाँ पे आप इन्फो दे रहे हो एंड रिलेटेड इन्फो दे रहे हो, तो यहाँ पे एग्जामिनर टेंड टू गिव यू मार्क्स। ओके, क्योंकि बाकी लोग ये नहीं लिखेंगे। हिस्ट्री के अंदर डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, गुप्ता पीरियड ऑल्सो नोन एज गोल्डन पीरियड फॉर इंडियन आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, एंड चोला पीरियड, इनका टाइम लिख दो 9 to 13 सेंचुरी, बोथ इमेंसली contributed both immensely contributed both immensely contributed positively, and also some practices which regarded as negative in present time। देख लो, मतलब कि ये शो करता है कि आप ये दिखा रहे हो कि ठीक है उस टाइम पे उन्होंने प्रैक्टिसेस करी होंगी कुछ, लेकिन आप ये नहीं कह रहे कि उनको पता था कि नेगेटिव है। वो कहीं ना कहीं कुछ उन्होंने सोचा होगा, उस समय की परिस्थितियां हमें नहीं मालूम, लेकिन आप क्या कह रहे हो कि आपने दिखा दिया कि आज के टाइम से वो जो प्रैक्टिसेस हैं जो उनके द्वारा कंट्रीब्यूट की गई वो नेगेटिव है। ठीक है, इन दोनों के अंदर, गुप्ताज और इसके अंदर, तो ये डायरेक्टली क्या हो रहा है, स्टेटमेंट को एकदम दिखा रहे हैं, देखो कितना रिच कंटेंट है। ठीक है, आपने क्या किया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी दिखा दिया गोल्डन पीरियड है, ये सारे कीवर्ड्स हैं, इनको हाईलाइट करना होता है। एंड यू ऑल्सो सोन, जो बाकी बच्चे नहीं करेंगे, कि ये पॉजिटिव भी कर रहे हैं और कुछ नेगेटिव भी है, सिर्फ ये नहीं लिख रहे पॉजिटिव नेगेटिव, यू आर्टिकुलेटेड इन सम वे कि कुछ प्रैक्टिसेस उस टाइम की थी जो आज के टाइम में नेगेटिव होती हैं, तो कुछ नेगेटिव कंट्रीब्यूशंस भी देखने को मिलते हैं हमारे हेरिटेज, इंडियन हेरिटेज के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लाइन हुई होगी, वो आप देख लेना। ठीक है, और इंट्रोडक्शन में मान लो कि आप ये दोनों एक साथ जोड़ करके लिखना चाहते हो। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे प्रेजेंटेशन की। अगर आप पूरे दोनों पैराग्राफ्स को बड़ा करके एक साथ लिखना चाहोगे तो ये क्या होगा कि बहुत बड़ा लग जाएगा और एग्जामिनर नहीं पढ़ने वाला। तो क्या होता है, प्रेजेंटेशन यही है, यही सीखो, कभी भी 3 लाइन से बड़ी मत लिखो। अगर आपको प्रेजेंटेशन बड़े, गलत तो नहीं होगा, लेकिन खुद से सोचिए आप खुद क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या करना होता है, जब भी आपके पास ज्यादा कंटेंट है, कोशिश करो 2 से 2.5 लाइन के अंदर एक खत्म हो। अगर आपको कुछ और ऐड करना है, अगेन ऐड 2 to 2.5 लाइन या 3 लाइन मैक्स टू मैक्स। तो अभी देखो, एक यहाँ खत्म हुआ, एक आइडिया, एक यहाँ पे खत्म हुआ, तो मुझे खुद भी पढ़ने, अच्छा यार कुछ कुछ लिखा है, इस तरीके से पढ़ने में अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो ये कोशिश जो है आप अपने आंसर्स के अंदर करिए। ये होती है प्रेजेंटेशन। अगर आप, जैसे बोला जाता है, पॉइंट में लिखे, पैराग्राफ में लिखे, अगर आप पैराग्राफ में लिख रहे हो फिर इस तरीके से प्रेजेंट करिए कि कोई पढ़ने लायक सोचे। नहीं तो क्या होगा, यहाँ से एंड तक पैराग्राफ लिखोगे, यहाँ तक 10 लाइनें, तो वो आप खुद भी बोर हो जाओगे। राइट, तो ये कुछ प्रेजेंटेशन वाली चीजें साथ साथ हम सीखते हुए चल रहे हैं। राइट, नाउ वी कम टू हेडिंग। हेडिंग नंबर 1 हमने बता दिया, इंट्रोडक्शन हो गया। एंड साथ में अगर स्पेस मिल रही है, तो जब ये पैराग्राफ खत्म किया यहाँ पे छोटा सा मैप बनाओ, और जब ये पैराग्राफ खत्म हुआ यहाँ पे छोटा सा मैप बनाओ, दिखा दो। देखो 15 मार्क का क्वेश्चन है, 1.5 के आसपास मार्क्स यही ले जाओगे एटलीस्ट वन। बाकी लोगों की जो जनरल इंट्रोडक्शन होंगे ना, उनसे बेहतर इंट्रोडक्शन इस तरीके से होगा। तो जो भी इंटरव्यू अपीयर्ड वाले जो लोग देख रहे हैं, जिनको इंप्रूव करना है कि अभी आंसर्स में क्या इंप्रूव कर सकते हैं, तो ये चीजें इंप्रूव करो। अपने इंट्रोडक्शन में मार्क्स लेना सीखना है, कंक्लूजन में मार्क्स लेना सीखना है। क्यों? क्योंकि आपका कंटेंट ऑलरेडी बहुत अच्छा है, उस स्टेज तक गए हुए हो आप। ठीक है, एंड क्वेश्चन को आंसर के उस पर अलाइन करना है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कंट्रीब्यूशन पूछा है, तो पहले यहीं पे सब हेडिंग्स दिख जानी चाहिए कि ये है कंट्रीब्यूशन। ठीक है, चलिए अब हम हेडिंग पे चलते हैं, पहली हेडिंग पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता पीरियड टू इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। ठीक है, ओके। अब देखो, इन दोनों चीजों को मैंने अलग अलग इसलिए नहीं किया क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट कि दोनों को मतलब सेपरेट कर पाना। ठीक है, तो इसलिए जो है कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसको भी कर सकते हैं, अगर आप कर पा रहे हैं तो यू कैन डू इट। ओके, लेकिन अगर नहीं तो जनरली क्या है कि अगर बिल्कुल सेपरेट सिमिलर लगभग चीजें हैं ना, तो मत करो। और वैसे भी इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास बहुत कंटेंट है, तो अभी सिंपल स्ट्रक्चर रहने देते हैं। ये ब्रेक डाउन तब किया जाता है जब हमारे पास कंटेंट ना हो। ये भी लर्निंग है कि कब ब्रेक करना है, कब नहीं ब्रेक करना। तो दीज आर
थिंग्स जो हमें पता होनी चाहिए आंसर लिखते हुए, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले अब आपको कॉन्ट्रीब्यूशन तो पता ही है, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन इंडियन हेरिटेज के अंदर मैंने बताया आर्ट एंड कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, पेंटिंग, नेवी, ठीक है, मेडिसिन, तो ऐसी बहुत ऐसी लिटरेचर, फिर उस टाइम पे जो ड्रामा, ये सारी चीजें गुप्ता पीरियड के टाइम पे, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में आपको लिख देना है यहाँ पे, बस राइट डाउन। तो मैं कुछ चीजें बता देता हूँ, फटाफट लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है, इस तरीके से लिखा। एंड ऐसी कॉपी के अंदर भी लिखना है, अगर मुझे आंसर लिखने होंगे तो आई विल राइट लाइक दिस ओनली, ठीक है। ये देखो, ये अभी आप इसको ऐसे पैराग्राफ में लिख सकते थे, ऐसे 1 2 3 4 आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन प्रेजेंटेशन भी सीखनी है, राइट। क्योंकि कई बार आप लोगों ने टॉपर से सुना होगा कि प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं, मुझे कंटेंट नहीं आता था लेकिन मैंने प्रेजेंट ठीक ठाक किया था और मैंने डिमांड जो है क्वेश्चन की उसको मीट किया है। आप ये नहीं करके आओगे तो भी मार्क्स मिलेगा, ऐसा क्लियर कट रूल नहीं है। क्योंकि ऐसे भी टॉपर्स दिखेंगे जिन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, पूरे पेपर में सिर्फ हेडिंग बनाई है, 5 पॉइंट दिए, फिर हेडिंग बनाई, फिर 5 पॉइंट दिए। क्वेश्चन की डिमांड को मीट करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद ये बाकी चीजें क्या है, दीज आर बस मतलब कि उसके बाद आप बेहतर काम कर सकते हो। सबसे पहले वही क्वेश्चन को समझना और क्वेश्चन की डिमांड को समझना, अगर ये दोनों अच्छे होंगे तो ही ये बाकी चीजें इंपॉर्टेंट है, तभी ये बाकी चीजें आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। जैसे केक होता है ना, तो केक के ऊपर चेरी होती है, तो सिर्फ चेरी, ये सारी चेरीज हैं, लेकिन ये तभी वैल्यूएबल होंगी जब केक भी अच्छा होगा, ठीक है। केक का अच्छा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशंस लिखते हैं। तो सबसे पहले टेम्पल आर्किटेक्चर में आप लोगों को पता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो गुप्ताज ने कहीं ना कहीं जो आज आप टेम्पल देखते हो, उन्होंने ही शुरुआत की थी। पहले जैसे आज के टेम्पल आप इस तरीके से देखते हो ना, उसके ऊपर शिखर वगैरह होती है इस तरीके से, ठीक है। ऐसे नहीं था पहले, टेम्पल सिर्फ इसी तरीके से था। आज टेम्पल के ऊपर थोड़ा सा ये ऊपर बनाए जाते हैं, आपको सीढ़ियां चढ़ के जाना, पहले नहीं था ऐसा कुछ, ठीक है। फिर ये चल के पहले सिर्फ एक ही जगह होता था, फिर अभी देखते हो आप इसके चार तरफ रहते हैं, पंचयातन स्टाइल ऑफ टेम्पल बने होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इन्हीं के टाइम पे टेम्पल आर्किटेक्चर जो है आज आप जो देखते हैं वो शुरू हुआ। आप लोगों ने आर्ट एंड कल्चर पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो इनके टाइम पे जो नगारा, अब एग्जांपल में लिख दोगे कि नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो है वो स्टार्ट हुआ, ठीक है। ठीक है, एग्जांपल में दिखा दो यहाँ पे, ठीक है। जैसे पंचयातन स्टाइल टेम्पल, कहाँ पे, जो है 10 अवतार एट दियोघर, ठीक है। ऐसी लक्ष्मण टेम्पल होगा, कहाँ पे, रायपुर में, ठीक है। एक हमारा फ्रेंड था वो यहीं से था, वो बताते थे कि लक्ष्मण टेम्पल सिर्फ आपको यहीं देखने को मिलता है, जो सोली लक्ष्मण टेम्पल हो, ठीक है। तो आप लोग जो भी वहां से होंगे उन्होंने देखा होगा तो समझ लीजिए कि वो गुप्ता पीरियड का ही बना हुआ है, राइट। नाउ सेकंड, केव आर्किटेक्चर इनके टाइम पे बहुत हुए, ठीक है। जैसे एलोरा, अजंता, ठीक है। अजंता केव जैसे 2nd सेंचुरी बीसी के अंदर बनना स्टार्ट हुए और 4th 5th सेंचुरी एडी तक बने। एलोरा 5th सेंचुरी एडी से स्टार्ट हुए, 11th सेंचुरी एडी तक इसके अंदर कुछ ना कुछ काम कोई ना कोई आके कुछ करवाते रहते थे, ठीक है। ऐसी आप क्या देखोगे, स्कल्पचर देखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने 3 स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर देखे होंगे, जैसे मथुरा आर्ट, ठीक है, अमरावती आर्ट, ओके, गांधार आर्ट। तो एक और आर्ट जो है गुप्ता पीरियड के अंदर बनकर के आया था, ठीक है, स्कल्पचर में, सारनाथ स्कूल ऑफ बुद्धा आर्ट, ठीक है। और इन्हीं के उसमें आप एग्जांपल पढ़ते हैं कौन सा, सुल्तानगंज, सुल्तानगंज कॉपर के बनाए गए थे ये बुद्धा, ठीक है। एंड तीसरी हेडिंग जो है आपकी ये मुनाल, चौथी जो है मुराल पेंटिंग्स, ठीक है। और ये लोग फ्रेस्को पेंटिंग भी किया करते थे, राइट। तो इनकी पेंटिंग्स आपकी जैसे वज्रपानी, ठीक है, केव्स के अंदर आप देखते हैं मंजूश्री, पदम पानी, कुछ इस तरीके से पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती है, वो इन्हीं इसी पीरियड के टाइम पे बनी हुई है, ठीक है। तो अब ये 4 हेडिंग्स आपको एक के अंदर दिख गई, ये मेजर कंट्रीब्यूशन दिखे, ठीक है। तो ये हो गया कि आपने जस्ट लिख दिया, ठीक है, आपने लिख दिया। नाउ कनेक्ट विद द क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन क्वेश्चन से अलाइन कैसे होगा, हेरिटेज कैसे दिख रहा है, ठीक है। कुछ दिखा दो यहाँ पे, कैसे, देखो सर, ये दोनों जो है ना, एलोरा और अजंता, दीज आर यूनेस्को हेरिटेज साइट्स, इन्होंने भी रिकॉग्नाइज कर रखी है। अगर ये दिखा दोगे साथ में थोड़ा करंट का, एकदम जबरदस्त लगेगा, ठीक है। पूरे पॉइंट में एक ही जगह, तो वो वर्ड भी आ गया ना इस आंसर के अंदर, इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर, ठीक है। ओके, और यही जो है आपके इस आंसर को थोड़ा बेटर करता जाएगा और मार्क्स जो है आपको मिलते जाएंगे। तो अभी इतनी डिटेलिंग में जो है जल्दी हमें पता नहीं चलता, इसलिए हम जल्दी लिख नहीं पाते। हाँ, ये बात है कि इसको इतना सारा कंटेंट एग्जाम में जनरेट कर पाना मुश्किल है, लेकिन ठीक है, हम जब यहाँ चोटी पे चढ़ने की सोचेंगे तभी तो यहाँ तक पहुंचेंगे। अगर हम यहीं का टारगेट रखेंगे तो फिर पहुंच ही नहीं पाएंगे। ओके, ठीक है। चलिए फिर और क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है।
दूसरा कंट्रीब्यूशन जो है आपका आ गया कि एक सेकेंड, पेन क्यों नहीं चल रहा, वेट, ओके ओके सॉरी, ये थोड़ा पेन नहीं काम कर रहा था। ओके ठीक है, तो अब हम सेकंड कंट्रीब्यूशन देखते हैं कि किस चीज से रिलेटेड था। ठीक है, तो गुप्तास ने क्या और कंट्रीब्यूट किया, आप लोग सुनते होंगे इस टाइम पे लैंग्वेज एंड राइटिंग वर्क का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। ठीक है, ठीक है, जैसे इस टाइम में आपको गुप्त स्क्रिप्ट इसके बारे में देखने को मिला होगा। राइटिंग वर्क में कालिदास जी, ठीक है, कितने सारे प्लेज लिखे इन्होंने संस्कृत के अंदर। संस्कृत जो है प्रोमिनेंट बन गई थी, इससे पहले तक प्रकृत जो लैंग्वेज थी वो हुआ करती थी। ठीक है, तो संस्कृत जो है पॉपुलर बन गई, ये कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। ठीक है, इन्होंने प्लेज, प्ले राइट्स, ठीक है, जो प्लेज थे वो लिखे, तो कहीं ना कहीं इंटरटेनमेंट के लिए ये प्लेज हुआ करते थे ये, और आज तक ये नाटक देखे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे शकुंतला, तो ये एग्जाम्पल्स जो है आपके आंसर्स में आने चाहिए। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स होंगे, खासकर जो इंटरव्यू वाले लोग हैं जिनका नहीं हो रहा, जिनके मेंस क्लियर नहीं हो रहे, ठीक है, वो ये चीजें अपने आंसर को एनरिच करिए। एनरिचमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप डायग्राम बना गए, फ्लो चार्ट्स बना गए, कुछ एक्स्ट्रा लाइन लिखे कंक्लूजन कंक्लूजन के अंदर। एनरिचमेंट का मतलब होता है कि जनरल आंसर को कैसे अच्छा किया जाए, तो अच्छा इन एग्जाम्पल्स के थ्रू होगा जो आप आर्गुमेंट दे रहे हो। ये पता नहीं है क्या, हमें पता होता है लेकिन हमें बताया नहीं जाता कई बार, तो हम क्या होते हैं कि उसकी आदत हमें नहीं पड़ी होती, इसलिए आंसर्स में नहीं आते। आप जब टॉपर्स कॉपी देखते हो तो उसके अंदर भर भर के एग्जाम्पल्स होते हैं, छोटे छोटे कीवर्ड्स होते हैं, आपको लगता है कि देखो ये तो मुझे पता ही है, इनको कैसे नंबर मिल गए, तो हम कहते हैं ये किस्मत से मिल गए। नहीं, वो किस्मत नहीं है, वो हम लिख के नहीं आते, वो लिखे होते हैं, इसलिए वो मार्क्स जो है मिलते हैं। ठीक है, ऐसी क्या है कि इस टाइम पे आपको पंचतंत्र की स्टोरीज जो है वो ऑथर किया गया था। ठीक है, तो ये क्या है कि हमें लैंग्वेज और राइटिंग वर्क, जो लिटरेरी वर्क था, उसके अंदर क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहे वो चीजें दिखा रहा हूँ। पंचतंत्र की अभी भी इतनी स्टोरीज, खासकर क्योंकि नेचर, जैसे कछुआ है ना, कछुआ की स्टोरी सुनी होगी आप लोगों ने, कई बार मंकी, इनकी काफी स्टोरी सुनाई जाती है। तो उसके अंदर क्या किया जाता है कि आपको जंगल की स्टोरीज, ठीक है, एनिमल्स की स्टोरी जो है उनके थ्रू, उनके करेक्टर्स के थ्रू मॉरल लेसन दिए जाते हैं लोगों को। ठीक है, ताकि किसी का, क्योंकि कई बार होता है ना मूवीज के अंदर कि मेरा नाम यूज कर लिया, देखो डिफेमेशन का केस, तो अभी क्या है कि मॉरल मॉरल लेसन के लिए क्या है कि आप इसके थ्रू सिखा रहे हो, ये नेचुरल नेचर के अंदर जो एनिमल्स हैं उन लोगों के थ्रू सिखा रहे हैं कि देखो ये वाली चीज नहीं करनी चाहिए। कभी भी कछुए और खरगोश की रेस हो रही है तो हमें बीच में ही पहले तेजी से भागना और फिर रुक नहीं जाना, कंसिस्टेंटली हमें आंसर राइटिंग करनी है। ये नहीं है 2 दिन करी, 2 दिन वीडियोस देखी एंड अब हमें आ गया, नहीं, कंसिस्टेंट मेहनत चाहिए। ठीक है, तो ये पंचतंत्र जो है ये भी लिखा गया था, ठीक है, विष्णु विष्णु शर्मा के द्वारा। ठीक है, तो ये चीजें आपको इसी तरीके से कंट्रीब्यूशन दिखानी है। ठीक है, अब तो कंटेंट की बात है, तो अब आप लोग जो है इसमें कंटेंट लिख लीजिएगा, मैं फटाफट बता देता हूँ, ये तो बहुत बड़ी फिर से वीडियो हो जाएगी। ओके, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तीसरा क्या है, आप बताओगे कि जैसे हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म रिलीजन क्या हुआ, पॉपुलर हो गया, मतलब इसका रिवाइवल हुआ, क्यों, ब्राह्मणिकल कल्चर आ गया, मतलब कि जो ब्राह्मणिकल चीजें थी वो चीजें आ गई थी वापस से। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है, और जो आप जो फिलोसफी वाले स्टूडेंट्स होंगे जिनका ऑप्शन होगा वो लोग देखते हैं 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफीज जो मेजर हैं, ठीक है, वो इन्हीं के टाइम पे डेवलप हुई, यहीं पे डेवलप हुई, जो प्रोमिनेंट रूप में देखी जाती है। ठीक है, तो वो कंट्रीब्यूशन हो गया, और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, राइट। गैलीलियो ने 15-16 सेंचुरी में आकर के बोला कि सन जो है उसके चारों तरफ अर्थ घूमती है, एंड उनको जो है जेल में डाल दिया, राइट। इंडिया के अंदर कितने हजार साल पहले ही बोल दिया गया था कि अर्थ जो है वो लगाती है चक्कर, और अपने धूर पे भी घूमती है, अपने एक्सिस पे भी घूमती है, राइट। तो ये थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारी। बताओ इसके बारे में, आज हम इसकी बात नहीं करते। ठीक है, हेरिटेज में और क्या है, हमें फिजिक्स के अंदर कंट्रीब्यूशन दिखा, बताया गया कि 4 एटम, ठीक है, अर्थ एयर वाटर फायर, अब मैं चीजें बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर उस टाइम पे आयरन पिलर बना था, आप लोगों को पता होगा, मेहरौली वाला, दिल्ली के अंदर। तो उसकी केमिस्ट्री ऐसी है कि आज तक ये रस्ट नहीं हुआ, इतने साल के बाद भी। तो दिस इज आवर हेरिटेज ना, इसलिए तो उसको बोला जाता है। लेकिन हम भूल गए, रिवाइव नहीं करे, इसलिए तो बोला गया कि अमृत काल के अंदर हमें अपनी पुरानी चीजें जो है उसको रिवाइव करनी है। ठीक है, ऐसी मेडिसिन, 8 ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन दी गई थी, किनके द्वारा, वाघभट्ट के द्वारा, और आज जो है आयुर्वेद एक वन ऑफ कंट्रीब्यूशन था इनके द्वारा। ठीक है, पाई, जीरो, ये सब किसके, मैथमेटिक्स के अंदर कंट्रीब्यूशन किसके द्वारा दिए गए, इसी टाइम पे दिए गए थे। ओके, फिर इन्हीं के टाइम पे कॉइन्स अलग अलग टाइप के, इनके टाइम पे ही कॉइन्स के ऊपर जो है वो फेस वगैरह बनने लग गए। समुद्रगुप्त ने पहली बार वो वीना के साथ एक फोटो डाली हुई थी, इसके ऊपर प्रिंट करवाया था। ठीक है, तो वही चीजें हेरिटेज में आज भी तो दिखते हैं ना, जो 5 रुपए का सिक्का होता है उस पर बना होता है ये पिलर। ठीक है, तो ये सारे कॉन्ट्रीब्यूशन थे, और ऐसे ही आप लोग भी 2-4 अपनी तरफ से ऐड कर लोगे, तो ये सारी कॉन्ट्रीब्यूशन की आपके पास लिस्ट जो है हो गई। ठीक है, ओके।
अब आते हैं हम दूसरे वाले एस्पेक्ट पे, ठीक है। तो वो जानना इंपॉर्टेंट है कि अभी हमें नेगेटिव वाली चीजें कैसे लिखनी है, ठीक है। दिस इज द इम्पैक्ट, जो अभी नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे ये जो है ये इम्पैक्ट बनाएगा हमारे आंसर के अंदर, ठीक है। दिस विल क्रिएट एन इम्पैक्ट इन आवर आंसर, ठीक है। तो ये क्या है, ये देखिए, ठीक है। इसको किस तरीके से, अब यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, अब हमें नेगेटिव लिखना है, तो क्या लिखो, इन लेटर गुप्ता पीरियड, क्योंकि हम तो शुरू में बोल चुके हैं ये गोल्डन पीरियड था, लेकिन लेटर गुप्ता पीरियड के अंदर क्या हुआ कि कुछ कस्टम्स और ट्रेडिशंस, ठीक है, वो इनहेरिट हो गए हमारी सोसाइटी, हमारी इंडियन कल्चर के अंदर उस टाइम के द्वारा, ठीक है। एंड विच हैव नेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है, एंड नाउ शो इट, ठीक है। इसको शो कर दो कैसे, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस आ गया था, क्योंकि हमने बात करी कि ब्राह्मणिकल रिवाइवल हो गया वैदिक टाइम पे जो थोड़ा बहुत था, लेकिन उस टाइम पे प्रोफेशन वाइज ये वर्ना सिस्टम था, फ्लेक्सिबिलिटी थी कि आप जैसा काम करोगे उस तरीके से। अब क्या हो गया, ये कास्ट बेस्ड हो गया बाय बर्थ, जो कास्ट थी वो चीज आ गई यहाँ, ठीक है। तो डिवीजन आ गया सोसाइटी के अंदर, और ये चीज आज तक चली आई। इवन जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने भी अपनी बुक के अंदर इसी टाइम का रेफरेंस दिया हुआ है, तो आप उनका रेफरेंस देते हुए लिख सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी स्टार्टेड, क्योंकि पुरानास वगैरह को जो है वो लिखे गए, और बाकी काफी सारी चीजें जो है इस टाइम पे दोबारा से रिवाइवल हुई, ओके। और साथ में जो जैनिज्म और बुद्धिज्म थे रिलीजन, उनको भी नेग्लेक्ट किया गया, क्योंकि इनके मेन कॉम्पिटिटर थे, ठीक है। तो ये चीजें लिखी आपने। नाउ वी कम टू द सेकंड पॉइंट, विमेन के ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ा, ठीक है। तो जो पैट्रियार्की थी थोड़ी बहुत जो ऊपर थी, वो डीप रूटेड हो गई, मतलब इतनी डीप रूटेड हो गई कि हजारों साल इवन आज तक आ गई है। यानी यहीं पे करंट से रेफरेंस दे दो कि इवन जो WEF है वो बताता है ग्लोबल जेंडर गैप के थ्रू कि देखो कितनी दिक्कतें इंडिया के अंदर वुमेन को लेकर के, ठीक है। हाउएवर इट इज नॉट मेनली कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस पीरियड, लेकिन हाँ एक मेजर कॉम्पिटिशन कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। वुमेन को इसी टाइम पे जो पुराना वगैरह रीड करने के लिए उस पर रोक लगानी शुरू की गई, सती प्रथा, एविल, है ना, ये कंट्रीब्यूशन कहाँ से आए, तो ये दीज आर नेगेटिव कंट्रीब्यूशन ना, ये भी तो दिखाने हैं। आई होप इस पॉइंट के बाद काफी लोग जो है वो समझ पाए होंगे कि हाँ आप लोग मिस क्या करते हो आंसर्स में। पॉलीगेमी, मल्टीपल मैरिजेस, खासकर फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस टू अनेक्स द अदर टेरिटरीज, डाउरी के लिए वुमेन को एज अ मींस यूज करे जाने लग गया, सेकेंडरी ह्यूमन बीइंग बना दिया, ठीक है। और यूपीएससी प्रीलिम्स याद होगा, पूछा गया था एक बार विस्ती क्या होता है, तो इसी टाइम पे गुप्ता पीरियड के रेफरेंस दिया गया था, तो फोर्स्ड लेबर हुआ करता था इस टाइम पे, ठीक है, बंधुआ मजदूर। तो दिस इज गुड नहीं, गुड नहीं है। इवन 20th सेंचुरी के एंड तक ये चीजें देखने को मिली है, ठीक है। तो दीज आर नेगेटिव थिंग जो आपको 2-3 पॉइंट के अंदर दिखाना था, राइट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा ये, ठीक है। अब हम सिमिलरली क्या करेंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ चोला पीरियड एंड उसके जो है नेगेटिव वो दिखा देंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इसको अच्छे से एड्रेस कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, ओके, यहाँ पे लिखते हैं चोला पीरियड, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा इसको, क्योंकि अब कंटेंट का ही काम है तो मैं फटाफट बता देता हूँ। तो ऐसी आर्ट एंड आर्किटेक्चर लिखिए, ठीक है। इनके टाइम पे भी क्या है, द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर स्टार्ट हुआ, ठीक है। मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर एंड यूनेस्को से रिकॉग्नाइज, मतलब कि इनका वहां पे मोहर लगी हुई है, कौन से टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल, ठीक है। चोला टेम्पल के नाम से इनको जाना जाता है, बृहदेश्वर टेम्पल, गंगई चोलापुरम टेम्पल, ठीक है। तो इनके टेम्पल के अंदर वही है, ये नॉर्थ से जो है डिफरेंट होते थे, इनके यहाँ जैसे नॉर्थ में इस तरीके से होते थे, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसे एक हायरार्की सी ऐसे बनी जाती थी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आपको इनके टाइम का स्कल्पचर एक बड़ा कंट्रीब्यूशन, स्कल्पचर के अंदर क्या देखने को मिलता है, जो आप वो नटराज की फोटो देखते हैं ना, ये ठीक है ऐसे बन नहीं रहा, लेकिन ये, तो ये दिस इज द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ चोला, चोला पीरियड, ठीक है। कितना इंपॉर्टेंट है, इस टाइम पे वो द्वारपाल में मिथुन वगैरह यहाँ पे लगाए जाते थे, ठीक है। अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को सेंगोल दिया गया वो भी चोला पीरियड का ही था, तो वो क्या है, वो हेरिटेज में क्या दिया गया है, वो हेरिटेज में ये नहीं दिया गया कि वो मटेरियल, उसका सिंबल बताओ कि वो दिखाता है, सिंबल क्या है उसका, कि प्रिविलेंस ऑफ जस्टिस, मतलब जस्टिस का जो है वो न्याय मिलना चाहिए, न्याय का न्याय को स्थापित करना, स्टेब्लिशमेंट ऑफ जस्टिस, ये दिखाता है सिंबल, जो सिंगोल दिया गया, ठीक है। ये भी तो हेरिटेज में आया वो सिंबल, ठीक है। ऐसी इनके टाइम पे पेंटिंग देखने को मिलती है, रावण छाया जो रॉक है उसके अंदर कुछ पेंटिंग्स जो इनके टाइम पे बनाई गई हैं, ठीक है। ऐसी एक ये तंजोर पेंटिंग, तंजोर पेंटिंग्स काफी फेमस है, तो ये इनकी ओरिजिनलिटी जो है वो नायका के टाइम पे मानी जाती है, लेकिन इनका जो रेफरेंस है ना वो ऐसा माना जाता है चोला पीरियड के अंदर देखने को मिलता है, इस टेम्पल के अंदर, बृहदेश्वर टेम्पल के अंदर, ठीक है। तो टॉक अबाउट दिस थिंग, तो तंजोर पेंटिंग कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है, टोटली नहीं है लेकिन हाँ इंस्पिरेशन बोल सकते हो उस टाइम से, राइट। तो इस तरीके से इनका दिखाना था। एंड ऐसी इनके टाइम का एक सबसे बड़ा जो रोल रहा है, ठीक है, जो आंसर में आपके आना ही चाहिए, ठीक है, जो आपके आंसर को थोड़ा डिफरेंट बनाएगा बाकी लोगों से, इसलिए थोड़ा कंटेंट भी पढ़ना जरूरी होता है, अगर जिन्होंने पढ़ा होगा वो इस पॉइंट को अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। तो देखो कौन सा पॉइंट कह रहा था मैं,
ठीक है। तो चोला अंपायर का आप लोगों ने सुना होगा कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था, और कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना, वो आज का जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उस तरीके से है। कई बार हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने उसका रेफरेंस दिया है जब ग्राम सभा से रिलेटेड वो चीजें बताते हैं, तो इसलिए स्पीचेस वगैरह सुनोगे तो पता चलता रहेगा। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये एक हेरिटेज रहा है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लिखो इससे बेटर। ठीक है, ये हेरिटेज हेरिटेज रहा है। कैसे? अंपायर हुआ करता था, ठीक है, वो फर्दर प्रोविंसेस में होते थे डिवाइडेड, फिर कोटम्स होते थे, फिर नाडु। नाडु वाज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इस लेवल पे ये बहुत फेमस है, और इसका रेफरेंस जो है आपको कई जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके का था कि यहीं पे आपका ग्राम सभा होती थी। ठीक है, एंड दिस ग्राम सभा जो है वो एक्ट करती थी जिस तरीके से आज ग्राम सभाएं एक्ट करती हैं। दे हैव पावर्स, ठीक है, टू रूल, मतलब कि टू गवर्न, नॉट रूल। ठीक है, टू गवर्न द थिंग्स। ठीक है, इनके पास भी न्याय देने का पावर था। ठीक है, बड़े बड़े केसेस राजा के पास जाते थे, लेकिन छोटे मोटे केसेस जो विलेजेस वाले रिलेटेड केसेस थे वो इसी लेवल पे सुने जाते थे। एंड सिमिलर दिस थिंग इनहेरिटेड टुडे। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल इसका रहा। ठीक है, ग्राम सभा, और ये हेड किए जाता था एक व्यक्ति के द्वारा, अलग अलग डिपार्टमेंट से इसी लेवल पे, ग्राम सभा के लेवल पे, जस्टिस का, रेवेन्यू का, फार्मिंग का। ठीक है, तो देखो कितना जबरदस्त है। अगर आप देखोगे 243 जी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर, उसके अंदर भी तो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं जो ये गवर्न करते हैं। वो बात अलग है, स्टेट गवर्नमेंट ने दिए नहीं इनको सारे। ठीक है, लेकिन वो वाला पार्ट कहाँ है? एक इनहेरिटेड है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो लोग कहते हैं कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी नहीं, इंडिया के अंदर तो डेमोक्रेसी इसके हेरिटेज में है, शुरू से ही ग्राम सभाएं और इन सब पे काम किया गया है। ठीक है, तो ऐसे इनके बारे में आप नेवी के बारे में लिख लो, जबरदस्त नेवी थी। इवन इनके पास जो है साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंचने का वो हुआ करता था, वहां तक इनके रूलर्स गए हुए हैं, श्रीलंका को कैप्चर कर रखा था। ठीक है, रिलीजन के अंदर शैविज्म और वैष्णविज्म ये काफी प्रोमिनेंट में आए, ये सेक्ट शिवा को लेकर के। ठीक है, लिटरेचर में, ठीक है, लिटरेचर में आपको अलवर्स एंड नैनर्स, ये लोग भक्ति मूवमेंट वाले टाइम भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड थे थोड़े, मतलब ये फॉलोअर्स हुआ करते थे शिवा, और ये शिवा के फॉलोअर होते थे और ये विष्णु के फॉलोअर हुआ करते थे। ठीक है, तो इन्होंने लिटरेचर में काफी सारी पोइट्रीज वगैरह लिखी थी। ठीक है, कांचीपुरम जो सिल्क वीविंग सेंटर बना, वो कहीं ना कहीं इसी टाइम के पीरियड से फेमस है। ठीक है, ऐसी आर्ट एंड ऐसी मार्शल आर्ट और इन सब चीजों में भी आप थोड़ा बहुत कनेक्ट कर सकते हो। तो अपना जो आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस है थोड़ा बहुत उसको ध्यान में रखोगे एंड आंसर करते जाओ। ठीक है, एंड आफ्टर दैट इसके नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन, इसके इन्होंने भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करे हैं नेगेटिव। कैसे? सबसे पहले जो ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जिसकी हमने अच्छी अच्छी बातें करी ना, इसकी कुछ खराबियां भी थी। कैसे? कि जो नाडु हुआ करता था ना, वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड था, एक था उर एंड दूसरा क्या था? अग्रहर। ठीक है, तो जो अग्रहर हुआ करता था, दिस इज विलेज ऑफ ब्राह्मण्स, सिर्फ ब्राह्मण लोग रहते थे, एंड इनको जो है टैक्स फ्री चीजें मिलती थी, कोई रेंट वगैरह नहीं देना होता था, प्रिविलेजेस थे इनको। क्यों? क्योंकि इनकी कास्ट ये है। एंड यहाँ पे दूसरे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी रहती थी। तो ये क्या था? ये इनहेरिट हुआ ना हमारी सोसाइटी में, इन डिस्क्रिमिनेशन, नॉट इनइक्वालिटी। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन, एंड ये आगे चल के साउथ के अंदर ये चीजें देखने को मिली हैं आपको लगातार। ठीक है, दूसरी तरफ आते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ आते हैं कि जनरली मतलब डोमिनेंट था कि जो हमने ये एडमिनिस्ट्रेशन देखा है ना, इसके अंदर मेल ही हेड हुआ करते थे, वुमेन को रेयरली। ठीक है, इसी टाइम पे आप वो देवदासी सिस्टम, ठीक है, देखना, देवदासी सिस्टम वाज स्टार्टेड एज टू एनरिच द चोला आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, कि अच्छा विमेन जो है मंदिरों में रहेंगे, डांस करेंगे, और देवताओं के लिए, देवों के लिए। ठीक है, लेकिन इसको क्या हो गया लेटर, लेटर पीरियड में, दिस अर्लियर दिस डांस वाज फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ देव, फॉर द भगवान। लेटर क्या हुआ? किंग, उनके उनको खुश करने के लिए। तो क्या हुई वुमेन को, फिर क्या हुआ कि अलग अलग मंदिरों में एक से दूसरी जगह ट्रांसफर करा जाता था, फिर धीरे धीरे व्यवसाय होने लग गया। एंड देवदासी सिस्टम देखो चलती हुई आई काफी लंबे टाइम तक, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हुई विमेन के साथ। ठीक है, पोलीगेमी बहुत ही ज्यादा, मतलब 300-300 शादियां लोग कर रहे होते थे। तो ये क्या है? विमेन को एज अ मीन्स यूज किया जा रहा था। ठीक है, विमेन को प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह नहीं थी। अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसकी वाइफ को नहीं मिलती थी प्रॉपर्टी, जो नेक्स्ट कोई मेल होगा उसको मिलेगा। ठीक है, तो दीज वर द नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन जो आगे तक दिखता हुआ आया था। राइट, ठीक है, तो ये जो कुछ चीजें थी आपको मेंशन करनी थी, नेगेटिव वाले पॉइंट दोनों तरफ मेरे ख्याल से वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस क्वेश्चन, जो आप लोगों को मेंशन करना ही था अगर अच्छे मार्क्स थोड़े से चाहिए थे। ठीक है, एंड नाउ कंक्लूड दिस विद केचअप ऑन द पॉजिटिव नोट, कि ठीक है दोनों तरफ से पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस रहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इन पीरियड के अंदर जो है, जो ओरिजिनल इनके जब रूलर्स रहे उस टाइम पे अच्छे तरीके से स्टार्ट हुआ, लेकिन लेटर ऑन क्योंकि कुछ लोग जो अपने वैल्यूज खो देते हैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, इसको पॉल्यूट कर दिया। ठीक है, हाउएवर हम अब जैसे हमने शुरू में रेफरेंस दिया था कि प्रेजेंट टाइम में था, हाउएवर इन प्रेजेंट टाइम वी आर रैशनलाइजिंग दोज इन रिकरेक्टिंग दोज थिंग्स लाइक वी डिड कि सती प्रथा को हटाया हमने, फिर अभी रिसेंटली ट्रांसजेंडर और इन लोगों को राइट्स दिए, इनकी चीजें अलाउ करी सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो इससे जो है आप एंड कर सकते थे इस आंसर को।
काफी टाइम लग गया इस आंसर के अंदर, बट ठीक है, आई होप इसको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इससे पहले मैंने एक बात बोली थी कि मैं इस क्वेश्चन के बाद आपको बताऊंगा खासकर जो फ्रेशर्स हैं कि अंडरस्टैंडिंग होती क्या है। ठीक है, जो कि हमारा नाम भी यही है, अंडरस्टैंड यूपीएससी। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग यही होती है। आपने अभी तक जितने क्वेश्चन देखे, आपने हिस्ट्री पढ़ी, क्वेश्चन क्या आ रहा है कि बताइए कि आज के टाइम में वो कैसे रिफ्लेक्ट करता है। इस तरीके से पूछता है, या तो किस तरीके से पूछता है कि उस टाइम पे जो ये चित्र वगैरह बने थे, शो करो कि वो उस टाइम के बारे में कैसे बताता है। ठीक है, तो ये रिलेशन फाइंड कर पाना, दिस इज योर अंडरस्टैंडिंग, इसे ही अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है कि अभी मैं एक वैसा क्रिकेट का एग्जांपल बताता हूँ आपको। ठीक है, कि मान लीजिए कि जैसे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम है। ठीक है, तो उनको मतलब चलो ये छोड़ते हैं, जैसे मान लो कि इस बार इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी, मैं कहता हूँ। ठीक है, 2022 के अंदर, 2023, लेकिन आप कहोगे क्यों? मैं कहूंगा कि क्योंकि इंडिया में वर्ल्ड कप है, इंडिया होस्ट कर रहा है वर्ल्ड कप। तो अब आप रिलेशन ढूंढोगे इसके बीच में, एंड आप कहोगे ओ समझ गया मैं। तो ये समझना क्या हुआ, आपने रिलेशन ढूंढा कि लास्ट टाइम जब 2011 में हम जीते थे तो भी इंडिया ने होस्ट किया था। ठीक है, तो इस तरीके से जो रिलेशन है, ये जो फाइंड करना है, ये जो समझना है, ये आपको कोशिश करनी है, आपको रिलेट करना है कि अगर आप जब एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हो, चोला एडमिनिस्ट्रेशन आप पढ़ रहे थे, तो उस वक्त आप यही पढ़ रहे हो, अच्छा नाडू है, ठीक है, उसमें गवर्नर है, उससे मतलब कि प्रोविंसेस हैं, ये हैं, उस वक्त आप इसको याद करने में लगे होंगे। लेकिन वहीं पर रुक जाओ, सोचो कि आज के टाइम में कैसा होता है, एंड जब व्हेन यू रिलेट लाइक दिस, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो आपको एटलीस्ट अगर सिमिलरिटीज नहीं पता चलेंगे ना, तो डिफरेंसेस पता चलेंगे, एंड देन वो दिमाग के अंदर लर्न हो जाएगा। ठीक है, ये एक छोटी सी चीज थी जो मैं आपको बताना चाहता था। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा बड़ा हो गया बट ठीक है, अभी स्टार्टिंग फेज है तो अभी हम सीख लेते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो नाउ अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे। ठीक है, तो डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लॉयन बुल फिगर इन इंडियन माइथोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या है, क्वेश्चन ही समझना है। ठीक, कह रहे हैं डिस्कस करो सिग्निफिकेंस किसका, लॉयन का एंड बुल फिगर का। ठीक है, अगर मैं इतना बोल दूं कि लायन और बुल फिगर का सिग्निफिकेंस क्या है, आप कहेंगे कि लॉयन जो है वो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम के अंदर सबसे टॉप हायरार्की पे रहता है, तो इकोसिस्टम के अंदर एक फ्लैगशिप, एक एनिमल की तरह, यानी कि एक जंगल को रन करने वाला बंदा होता है एक तरीके से। ठीक है, अगर आप इकोलॉजी वगैरह पढ़ेंगे उसमें आप लोग ये देखेंगे। ठीक है, फूड चेन के अंदर टॉप पे आएगा। ओके, कि वो इंपॉर्टेंट होता है। ऐसी बुल के लिए आप बोलोगे कि ये कहीं ना कहीं अगर मैं फिगर भी हटा दूं तो, ठीक है, तो आप बुल के लिए ये बोलोगे कि ये खेती वगैरह में हेल्प करता है वगैरह वगैरह। तो ये सिग्निफिकेंस इस तरीके से सोचो। लेकिन अभी क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर बोला है इसके फिगर, सिग्निफिकेंस बताने लॉयन एंड बुल फिगर इन इंडियन माइथोलॉजी। माइथोलॉजी मतलब कि जो हमारी कथाएं हैं, है ना, कथाएं सुनाई जाती हैं कि देखो बुल जो है वो शंकर भगवान के साथ एसोसिएटेड है, उसका पर्पस ये है, नंदी बैल के बारे में कई सारी कथाएं हैं। ठीक है, तो वो माइथोलॉजी के अंदर उनके क्या क्या सिग्निफिकेंस थे, क्या रोल प्ले किया करते थे, ठीक है, वो बताना है। उसके बाद आर्ट के अंदर, ठीक है, आर्ट में कहाँ कहाँ पे काम आए हैं, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हुए, उसके अंदर क्या सिग्निफिकेंस दिखाते हैं। एंड फिर आर्किटेक्चर के अंदर, ठीक है, जैसे कि लायन को दिखाया गया है ना वो पिलर्स पे। ठीक है, जो आपका सारनाथ का पिलर है, तो वो क्या दिखाते हैं, क्या सिग्निफिकेंस दिखाते हैं। ठीक है, तो वो दिखाना है यहाँ पे, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ऐसे ही बुल का भी आपको पिलर देखने को मिलेगा, तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है ना, कुछ तो पर्पस होते हैं ना इन सिंबल्स के। तो वो चीज हमें, जैसे लाइन का सिंबल जो फिगर है वो क्या शो करेगा, स्ट्रेंथ, पावरफुल, है ना। पार्लियामेंट के ऊपर जब लगाया गया तो वो उसके एक्सप्रेशन पे क्वेश्चन करने लग गए लोग कि ये तो डरावना है, ये इंडिया की डेमोक्रेसी नहीं शो कर रहा। ठीक है, लेकिन वो लगाया क्यों गया, टाइगर के पिक्चर, वो दिखाता है इंडिया की पावर, स्ट्रेंथ, इंडिया की करेज। ठीक है, एंड बुल फिगर क्या दिखाएगा कि मेहनती हैं हम, हार्ड वर्किंग है, हमारे फार्मर्स को शो करता है वो फिगर। ठीक है, फर्टिलिटी को शो करता है। तो ये चीजें हमें दिखानी थी। और बाकी इसका कंटेंट अब देखो, अगर आपने अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप कर रखी तो इसका डायरेक्ट आपको कहीं पे भी मतलब इसका मटेरियल ऐसा नहीं मिलेगा। अब आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ ली, ठीक है, अब आप कहेंगे कि इसका तो आंसर मिल ही नहीं रहा, नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हमें जो हमने पढ़ रखा है उसी से निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर हमें कभी मिलेगा ही नहीं। हमें क्या है कि अपने आप को तैयार रखना है क्वेश्चंस के साथ देख देख के कि कैसे अपने डेटा, अपनी चीजें, अपने आसपास की चीजें, उनको जिस जो हमारे पास एज ए कंटेंट अवेलेबल है उसके थ्रू एड्रेस किया जाए। ठीक है, तो चलिए इसको आंसर करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर वही है, लिख दो कि जो फिगर्स, और जैसे ये फिगर्स हैं, ठीक है, तो जनरली ये फिगर्स की बात कर रहे हैं, तो फिगर्स जो हैं ये हमेशा से एक इंपॉर्टेंट रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ सिंबल या कोई वैल्यूज को शो करने में। सिंपल लिख के स्टार्ट कर दो। ठीक है, थ्रू आउट द हिस्ट्री यूज हुए, इससे भी स्टार्ट कर सकते हो। एंड एग्जाम्पल में दिखा दो कि कैसे अशोका के टाइम पे यूज हुआ है, आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे नंबर ले लो फिर एग्जाम्पल दिखा करके। ठीक है, ओके। अब हमें क्या है कि इसी को डिस्कस करना है आगे। तो अब सबसे पहले क्या दिखाना है, सिग्निफिकेंस। अब मैं वो शुरू से सारी चीजें नहीं बता रहा हूँ, आप लोग अब इसको देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ लॉयन। ठीक है, अब तीन हेडिंग बोलिए, इंडियन माइथोलॉजी,
आर्ट एंड आर्ट में भी दिखा सकते हो, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, दो हेडिंग बना सकते हो सिर्फ सिंपल। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ लायन, पहला इंडियन माइथोलॉजी। ठीक है, तो इंडियन माइथोलॉजी के अंदर क्या क्या आ जाएगा? पावर दिखाता है, ठीक है, स्ट्रेंथ दिखाते हैं, करेज दिखाता है। ठीक है, और सोचो क्या होता है इंडियन माइथोलॉजी के अंदर, लॉयन क्या क्या शो करता है? ठीक है, इट शोज वाहना, है ना, वाहन के रूप में कई कई स्टोरीज के अंदर दिखाया है। ठीक है, एग्जाम्पल में दिखा दो, वाहन ऑफ माँ दुर्गा और देवी दुर्गा। ठीक है, एंड फर्दर तीसरा किस तरीके से माइथोलॉजी में गार्जियन फिगर होते हैं ये इन बुद्धिज्म। ठीक है, बुद्धिज्म के अंदर इनको गार्जियन फिगर दिखाया गया है। ओके, इवन जो नर्सिंग गॉड हैं उनको भी, उनके भी मुख को जो है वो दिखाया गया है इसी के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे ये गार्जियन कहाँ पे आपको देखें, अशोकन फिगर के अंदर आपको देखने, वो तो चलो आर्किटेक्चर के अंदर मेंशन कर देंगे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर। ठीक है, तो ऐसी गार्जियन फिगर और जगह जहाँ पे एज अ आर्ट दिखाया गया, ये माइथोलॉजी की बात की जा रही है। अब आर्ट के अंदर भी गार्जियन फिगर, ऐसे कई टेम्पल्स हैं जहाँ पे शेर की जो है फिगर दिखाई गई है। ठीक है, एंड नाउ मेक सेकंड हेडिंग, जहाँ पे आप दिखा दो आर्ट एंड आर्किटेक्चर, एक दिखा दो, अलग अलग दिखा दो। ठीक है, तो या तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन रख दो, लेकिन हमारे पास यहाँ कंटेंट कम है तो इसलिए हम अकॉर्डिंगली अपने पॉइंट रखेंगे, लाइन वाइज लाइन दिखाते हैं, ताकि एग्जामिनर को लगे कि थोड़ा कंटेंट आ रहा है। नहीं तो यहाँ पे सिंपल ऐसे लिखेंगे तो ये, क्योंकि यहाँ पे उतना कंटेंट नहीं है हमारे पास, तो अभी हमें उस तरीके से चॉइस लेनी पड़ेगी। एक तो ये हो गया, एंड दूसरी साइड से आप ये हो गए। अब इसको ऐसे दिखा सकता हूँ कि सिग्निफिकेंस क्या है कि जैसे कि पेंटिंग्स के अंदर लायंस फिगर्स shown into various paintings in भीमबेटका केव्स। ठीक है, एंड ये दिखा दोगे यहाँ पे कि मैन एंड लॉयन की फाइट दिखाई गई है इस फिगर के अंदर, जो शो करती है पेंटिंग्स के द्वारा कि मैन एंड ह्यूमन के अंदर फाइट, फाइट से रिलेटेड चीजें। ठीक है, और टेम्पल्स के अंदर आपके इनकी फिगर्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो जो वहां पे टेम्पल्स के अंदर लाइन की फिगर दिखाई गई है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? उसका सिग्निफिकेंस है गार्जियन, गार्जियन की तरह टेम्पल को रखवाली करने के रूप में दिखा रखा है। ठीक है, ऐसी स्तूपास के ऊपर दिखा रखा है लायन को। ठीक है, तो वो कई बार लायन को एज अ बुद्धा दिखा रखा है। ठीक है, स्तूपास के अंदर। फिर कोणार्क टेम्पल में आप जाओगे, वहां पे याली, ठीक है, ये एक ऐसा रूप है जहाँ पे बॉडी तो, बॉडी को कहीं ना कहीं जो लायन है उनका रूप दिखा रखा है। ठीक है, तो ये भी, इनको भी एक तरीके से स्ट्रेंथ और ये चीजों के रूप में सिग्निफिकेंस दिखा रखा है टेम्पल के अंदर। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से शो कर सकते हो। ऐसे कुछ डांसेस हैं, जैसे सिक्किम का एक डांस है, ठीक है, सिंगी शम, तो ये एक आर्ट हो गई। ठीक है, उनका जो डांस है वो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है, फोक डांस है। ठीक है, लाइन से ही। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या करना है, फिर बुल के लिए एक हेडिंग बनानी है, एंड उनकी एक पहली हेडिंग कि अच्छा माइथोलॉजी में क्या यूज है, मतलब सिग्निफिकेंस, एंड सेकंड हेडिंग आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर। ठीक है, तो इसमें भी कंटेंट वही है कि अभी जो मैं आप लोगों को बोल रहा था। ठीक है, कि अच्छा जो शिवा, लॉर्ड शिवा है, उनके उनके एज अ गेट कीपर जो है, उसका वो दिखाते हैं ये सिग्निफिकेंस। ठीक है, कृष्ण भगवान के साथ भी इनको जोड़ा जाता है, उस टाइम पे एक फर्टिलिटी का रूप दिखाते हैं काऊ के। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं माइथोलॉजीज के अंदर ये ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर बुल दिखाया जाता है। ठीक है, सारनाथ के उसमें भी है ये जो इसे अबेकस बोला जाता है ना शायद, हाँ, तो उसके अंदर भी तो कहीं ना कहीं वो सिंबल किसके होते हैं, वो हार्डवर्क के सिंबल होते हैं, वो सिग्निफिकेंस दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसी आपको बराबर केव्स जो बिहार के अंदर है, ठीक है, लोमस ऋषि केव, वहां सब पे इनकी ये दिखाई जाती है बुल की। ठीक है, तो ये एज अ कैपिटल सिग्निफिकेंस होता था। ठीक है, कहीं ना कहीं एज अ साइन सिंबल होता था कि यहाँ तक साम्राज्य है। ठीक है, इवन हर शिवा टेम्पल के अंदर आपको गुप्ता पीरियड के बाद देखने को मिलेगा नंदी जो है, इनका इनका स्कल्पचर, या इनके टेम्पल्स के अंदर इनका प्रेजेंस बड़े बड़े उसमें, तो वही है इनका जो सिग्निफिकेंस है, वो गेट कीपर और इन्हीं चीजों से रिलेटेड दिखाया जाता है। ठीक है, और बुल फिगर आईवीसी टाइम पे भी दिखाया जाता है, तो वो भी दिखाता है कि उस टाइम पे इनकी इंपॉर्टेंस हुआ करती थी। ठीक है, मे बी एग्रीकल्चर वगैरह के अंदर। हम्म, और सेम भीमबेटका और इनके टाइम पे भी देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं इनका सिग्निफिकेंस हुआ करता था कि ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है ह्यूमन लाइफ से, ह्यूमन लाइफ के साथ हमेशा रहे हैं। ठीक है, उस टाइम पे इनकी इंपॉर्टेंस, इनकी सिग्निफिकेंस दिखाते हैं कि देवर हेल्पफुल इन ह्यूमन लाइफ। ओके,
एंड फिर इसके अंदर मतलब कंक्लूड कर दीजिए कि अच्छा मतलब कि आज के टाइम पे भी बुल और लायन जो है वो इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं। ठीक है, तो इसके अंदर तो मतलब है थोड़ा सा मतलब अभी कंटेंट का पार्ट थोड़ा सा आपको भी अपनी तरफ से देखना पड़ेगा इसके अंदर, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड जो है वो सिंपल यही थी, सिग्निफिकेंस बताना था इनका, हर चीज में सिग्निफिकेंस। अच्छा जो भी चीज आप प्रेजेंस बता रहे हो उसमें सिग्निफिकेंस बताना है। ठीक है, वो प्रॉपर दिखना चाहिए। जैसे गार्जियन वाला एक सिग्निफिकेंस में बार बार बात कर रहा था। ठीक है, उसके बाद कैपिटल वाली बात। ठीक है, कि अच्छा किसी साम्राज्य के लिए ये दिखाता था उनका कहाँ तक है, फिर वाहन, तो दीज वर सिग्निफिकेंस। ठीक है, फिर स्ट्रेंथ, हार्डवर्क, वो सब चीजें दिखा सकते हो आप। ठीक है, दीज वर सिग्निफिकेंस, ये वैल्यूज दिखनी चाहिए आपके आंसर के अंदर। जितने ज्यादा ज्यादा वैल्यू दिखा दोगे उतने अच्छे आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस पे जैसे कि मैंने कुछ ही वैल्यूज दिखाई है, आप लोग कुछ और मेंशन कीजिएगा। ओके, ठीक है, और बाकी इस क्वेश्चन के अंदर ज्यादा कुछ ऐसा था नहीं, इन्हीं एंगल्स के ऊपर बात करनी थी। ठीक है, जिसके पास कंटेंट होगा थोड़ा सा अच्छा, वो और अच्छे इसमें मार्क्स लेंगे। ठीक है, चलिए नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Mesolithic rock cut architecture of India not only reflects the cultural life of that time, but also a fine aesthetic sense comparable to modern painting. Critically evaluate this statement. A good question. फिर से अगर आपने अभी से ये सीखा नहीं है एग्जाम में, इसकी डिमांड जो है हम कुछ भी लिख रहे होंगे, आंसर हमें समझ में नहीं आएगा क्या लिखना है, किस तरीके से इसकी हेडिंग बनानी है, वो चीजें नहीं समझ आएंगी। तो अब लेकिन डरना नहीं है, इसको ब्रेक डाउन करो। क्या बोल रहा है कि मेसोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये है एक चीज। कुछ रॉक कट आर्किटेक्चर है इंडिया के अंदर। ठीक है, वो कैसे हैं, वो है मेसोलिथिक। मेसोलिथिक हो गया, ये एक टाइम पीरियड बोला जाता है जो स्टोन एज के अंदर होता है। ठीक है, उस टाइम पे कुछ रॉक कट आर्किटेक्चर रहे हैं। ठीक है, बहुत साल मतलब 10,000 BC के टाइम पे। ठीक है, इस टाइम पे था ये। तो ये कह रहा है कि उस टाइम पे ना कुछ पेंटिंग्स बनाई गई होंगी, पेंटिंग्स कह लो या रॉक कट आर्किटेक्चर। ठीक है, इसी के अंदर पेंटिंग्स जनरली देखने को मिलता है, इनके आर्किटेक्चर वगैरह ऐसे बड़े तो नहीं बने थे, लेकिन हाँ रॉक कट आर्किटेक्चर का मतलब है, जिन्होंने भी पढ़ा होगा वो रिफ्लेक्ट यही करा कि वहाँ पे जो पेंटिंग्स वगैरह बनाई गई थी, जो थोड़ा बहुत उन्होंने आसपास चीजें बना रखी थी। ठीक है, वो क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी नॉट को भूल जाओ, नॉट ओनली को भूल जाओ, रिफ्लेक्ट द कल्चरल लाइफ ऑफ दैट टाइम। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, कल्चरल लाइफ दिखाते हैं उस टाइम पे। अभी हम यही चीज अंडरस्टैंड करें कि जब भी कोई चीज बनाई जा रही है कहीं ना कहीं वो उस समय की चीज को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, तो ये वही कह रहे हैं कि उस टाइम पे कल्चरल लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है। अभी इसको भूल जाओ। ठीक है, एंड बर्ड को भी भूल जाओ। नाउ अगेन मेसोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर रिफ्लेक्ट अ फाइन एस्थेटिक सेंस, मतलब कि कुछ एस्थेटिक सेंस भी रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, ये भी दिखाना है। राइट, तभी सिंपल हो गया, दो चीज दिखाता है। एक तो एस्थेटिक मतलब खूबसूरती, ब्यूटीफुल, बहुत ही जबरदस्त, अनोखी, इतने पुराने टाइम पे भी। ठीक है, इस तरीके से दिखा रहा है, ये दो चीज दिखाता है। अभी क्वेश्चन से ये समझ आया। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्चुअल क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, अभी जो हमने रिफाइन किया था। अब ये कह रहा है, समझिएगा, अब ये कह रहा है कि नॉट ओनली रिफ्लेक्ट, कह रहा है कि यही सिर्फ रिफ्लेक्ट नहीं करता, क्योंकि अभी तक आप यही पढ़ते आ रहे हो कि देखो बुद्धिस्ट टाइम पे ये चले हैं, अशोका टाइम पे, तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं कल्चरल लाइफ। ठीक है, कह रहे ये तो हर जगह करता है, एंड ये भी कर रहा होगा, आप बता दोगे। तो ये कह रहा है कि सिर्फ यही नहीं करता, इसके अलावा भी ऐसे एस्थेटिक सेंस की चीजें प्रस्तुत करता है, ऐसे एस्थेटिक सेंस वाली पेंटिंग्स को प्रेजेंट करता है जिसको आप कंपेयर कर सकते हैं आज की मॉडर्न पेंटिंग से। ठीक है, तो ये चीज दिखाना है आपको कि कैसे इस टाइम की जो चीजें थी उसकी उसकी इंपॉर्टेंट, उसकी मतलब की जो फीचर्स है ना, इंपॉर्टेंट फीचर्स वो दिखा दो जो आज के टाइम के साथ कंपेयर किया जा सकता है। जैसे आज के टाइम पे पेंटिंग्स के डाइवर्स हैं, पॉलीक्रोम है, मतलब अलग अलग कलर से बनाई जाती हैं। ठीक है, ऐसी पेंटिंग्स बनाई जाती है कि कई कई सालों तक वो वैसी की वैसी रहेंगे, ऐसे कलर कॉम्बिनेशन यूज होंगे, डिफरेंट टाइप ये डाइवर्स कलर्स हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे स्टाइल्स बहुत सारे हो गए। ठीक है, नेचुरल कलर्स भी यूज होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको कंपेयर दिखाना है कि मतलब कि ये वाली यहाँ पे जो चीजें हैं वो यहाँ पे कैसे उनकी तरह दिखती हैं। ठीक है, एक पार्ट तो ये हो गया, एंड एक पार्ट ये हो गया कि रॉक कट आर्किटेक्चर। ठीक है, जो इस टाइम पे थी, ये नहीं कह रहे पूरे इंडिया की, इस टाइम पे मेसोलिथिक रॉक कट, इनकी जो रॉक कट आर्किटेक्चर थी वो कल्चरल लाइफ, तो ये भी बताना है क्योंकि 15 मार्क्स का है। तो एक जगह हेडिंग बनानी की कैसे कल्चरल लाइफ रिप्रेजेंट करती थी ये आर्किटेक्चर, एंड दूसरी जगह उस टाइम पे जो पेंटिंग थी वो कंपेरेबल है मॉडर्न पेंटिंग के साथ। इसको आपको क्रिटिकली इवेलुएट करना है। अगर डिस्कस होता तो लगभग इसी के आसपास हम छोड़ देते। अब वो कह रहे हैं इस चीज को किसी ने आपको आकर ये बोला, आपका एक फ्रेंड था। ठीक है, एंड आप जो एक सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करें, एस्पिरेंट है, इसने कहीं भी ये स्टेटमेंट पढ़ा कि मेसोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर है अपने कहीं चैनल कहीं पे, कि ये सिर्फ कल्चरल लाइफ को नहीं रिप्रेजेंट करता बल्कि कंपेरेबल टू पेंटिंग भी है। आपके पास आता है, ठीक है, पूछता है कि बताओ आपको क्या लगता है, तो आप क्या करोगे, सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट है तो आप इसको अच्छे से बताओगे कि भाई देख, हाँ तू जो कह रहे हो ये सही है, ये चीजें, लेकिन कुछ चीजें हैं जो इसके अंदर कमियां हैं। ठीक है, क्योंकि आप तैयारी करोगे, तो जनरल ये तो तैयारी नहीं कर रहा लेकिन सुन के आ गया, इसको अच्छी एनालिसिस कौन देगा, आप दोगे। तो ये क्रिटिकल एवेलुएट का मतलब है, इवेल्युएशन क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कुछ अच्छी चीजें और कुछ लिमिटेशंस। तो
अब ये जो नेगेटिव वर्ड है इसकी जगह आप यूज कर सकते हो लिमिटेशंस, कि इनकी कुछ लिमिटेशंस थी जो कि आज के टाइम में देखने को मिलती है हमें, कि वो पेंटिंग्स कुछ अलग लेवल की हैं, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत दिखा देना कि यहाँ कि आज की मॉडर्न पेंटिंग के अंदर ऐसी क्या क्या चीजें। ठीक है, तो ये हमें पूरे आंसर में दिखाना है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या पार्ट है और क्या क्या लिखना है। ठीक है, काफी बड़ा लेक्चर हो रहा है पर ठीक है, चीजें सीखने में तो टाइम लगेगा ही। ठीक है, तो अभी इसका इंट्रोडक्शन कैसे, देखो इसके अंदर पीरियड की बात कर दी है तो उठा दो कि कौन से टाइम पे थे। ठीक है, मेंशन अबाउट दैट टाइम, कि मेसोलिथिक जो पीरियड हुआ था उसके अंदर बहुत सारे आर्ट एंड ये चीजें, मतलब कि ये बता दो कि मेसोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर कब बना था। ठीक है, ये बता दो कि दिस वाज मेड आफ्टर पैलेलिथिक एज बट बिफोर नियोलिथिक। ठीक है, एंड दिस टाइम पीरियड वाज अराउंड 10,000 बीसी। तो ये जब आप मेंशन कर दो कि ये दो तीन चीजें, जिससे क्या कि आपके इंट्रो में थोड़ी चीजें दिखने लगेंगी तो मे बी हाफ मार्क्स आपको मिल जाए। ठीक है, एन एग्जाम्पल दिखा दो रॉक के बारे की, पेट्रोग्राफ्स वगैरह यहाँ पे देखने को मिले। ठीक है, कि मतलब कि जमीन पे ही जो रॉक होते थे उसी पे ही आपको बनी हुई चीजें दिख जाएंगी। ये देखो जैसे एक एलिफेंट की आपको देखने को मिलेगी पेंटिंग सी। ठीक है, रॉक पे ही, तो जो रॉक पे बना दे उसे पेट्रोग्राफ्स वगैरह इस तरीके से बोला जाता था। ठीक है, और साथ में अगर इंट्रो में ही मार्क्स लेना है कि अच्छा ठीक है आपने पढ़ रखा है और हमें मार्क्स चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, आप मैप बना दो। ठीक है, जैसे एक मिनट, पेन नहीं चल रहा। ठीक है, तो यहाँ एक सेकंड, तो यहाँ पे क्या करना है, मैप बना दो एक, एंड शो की मेसोलिथिक साइट्स कहाँ कहाँ पे थी। ठीक है, जो आर्किटेक्चर इनके देखने को मिले। ठीक है, तो ये क्या है कि इन्फॉर्मेशन है कि हमें, चलो 15 मार्क्स का है तो कुछ मार्क्स ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक सराय नहर, ठीक है, ये एक जगह है कहाँ पे, ये जो प्रयागराज है और प्रतापगढ़ है उसके आसपास ये वाला रीजन है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भीमबेटका केव्स हैं। ठीक है, बागरू केव्स हैं। ठीक है, तो पंचमरी केव्स हैं। तो ये सारे इस टाइम पे ही आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिलती हैं इनसे, मेसोलिथिक रॉक टाइम के। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन ये आपका हो गया। नाउ कम टू द हेडिंग नंबर 1। ठीक है, तो मेसोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर रिफ्लेक्ट कल्चरल लाइफ ऑफ दैट टाइम। ठीक है, तो कल्चरल लाइफ में आप क्या क्या दिखा दोगे। ठीक है, तभी कल्चर जो उस टाइम की लाइफ है वो बता रहा है। ठीक है, वो बताना है हमें। ठीक है, तो उसके अंदर आप बता दो इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी। इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, गैदरिंग। ठीक है, विमेन गैदरिंग किया करती थी किस चीज की, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हुआ करते थे, उसके बाद जो हनी हुआ करता था उसका। ठीक है, एंड मैन क्या करता था, वो हंटिंग करता था। ठीक है, इसी तरीके की एक्टिविटीज हुआ करती थी। ठीक है, सोशल, सोशल में क्या था कि मतलब कि जो विमेन थी वो थोड़े से इजी वर्क किया करते थे। ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब घर घर पे घर से घर के रिलेटेड वर्क हुआ करते थे। ठीक है, एंड मैन वर सोइंग कि अच्छा वो जो स्ट्रेंथ वाले थोड़े वैसे काम है वो सब किया करते थे। ठीक है, एंड सोशली और क्या थी इस टाइम पे। ठीक है, तो जेंडर स्पेसिफिक हो गया। सोशली ये बोल सकते कि थोड़ा सा कम्युनिटी के अंदर लोग रहने लग गए थे साथ आकर। ठीक है, ताकि इनको लगता था नहीं तो एनिमल से हम लड़ नहीं पाएंगे, इंडिविजुअल रहेंगे तो हमें नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, लिविंग इन ग्रुप्स, ये बोल सकते हो इसके एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, तीसरी हेडिंग में क्या, कल्चर। तो इनका कल्चर क्या था, मतलब कि एंटरटेनमेंट बोल सकते हो जैसे। ठीक है, एंटरटेनमेंट क्या है कि बच्चों का दिखाया गया पेंटिंग्स के अंदर, कि बच्चे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, चौथा ट्रेडिशन। ठीक है, कि अच्छा क्या कस्टम्स कुछ इस तरीके से लिख दो। उसमें क्या होता था कि जो मैन है उसको जो हेड वियर भी पहनाया जाता था, कुछ कुछ पर्टिकुलर, कोई इनके फेस्टिवल मान लो या कोई ऐसा ट्रेडिशन होता था, कोई पर्टिकुलर इवेंट होता था, तो उस टाइम की भी कुछ पिक्चर्स वगैरह देखने को मिली हैं। ठीक है, और कुछ आर्ट आर्ट्स देखने को मिले हैं विमेन से रिलेटेड, जैसे कि ये ऑर्नामेंट्स वगैरह। ठीक है, सिंपल क्लोथ्स। ठीक है, तो ये सब हमें उनके आर्किटेक्चर के थ्रू देखने को मिलता है। उसके बाद वो केव्स वगैरह में रहते थे, उनकी लिविंग पैटर्न को देखने को मिलता है। ठीक है, और एनिमल्स की पिक्चर्स वगैरह देखने को मिलती हैं, चाहे वो लिजार्ड हो, ठीक है, एलिफेंट हो, टाइगर हो, बोर हो, ठीक है, डियर हो, इन सब के देखने को मिलते हैं। इवन व्हील का इन्वेंशन, तो इसको एक एंगल दे सकते हो आप कि साइंटिफिक चीजें भी देखने को मिलती है, या फिर पैटर्न्स बोल सकते हो, फिगर्स बोल सकते हो। हाँ, कुछ इस तरीके से बोल सकते हो इनको, एंड शो दिस के व्हील का भी पिक्चर देखने को मिलती है वहाँ पे। तो रिफ्लेक्ट करती है कि उनको थोड़ा बहुत जो है पैटर्न्स और क्या कहते हैं फिगर्स की भी नॉलेज थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इनके बारे में मेंशन कर सकते थे। ठीक है, और हाँ, जैसे एनिमल्स का ये दिखा रखा है तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, कुछ एनिमल्स का वो भी देखने को मिलता है। तो ये उस टाइम की लाइफ स्टाइल दिखाती है ना। ठीक है, एंड ये सारी पेंटिंग्स जो है वो अपने आप में, ये पूरे एनसीईआरटी से पॉइंट्स उठा रखे हैं, जो आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी है ना, फाइन आर्ट्स की। ठीक है, उसके फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही ये सारी चीजें दी हुई हैं। तो जैसे पेंटिंग्स है, तो पेंटिंग्स भी अपने आप में दिखाती है कि उस टाइम पे आर्टिस्टिक जो था, कला करने का जो एक पैशन था, वो लगातार देखने को मिलता है वॉल्स के ऊपर।
इवन जो वॉल्स की सीलिंग्स है वहां पे भी पेंटिंग्स हैं। ठीक है, तो चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम पेंटिंग्स के बारे में देखेंगे। ठीक है। हम्म। और ये मतलब केव्स में रहते थे, तो दिखा सकते हैं कि कैसे मतलब कि जो इनकी लाइफ स्टाइल थी वो बिल्कुल मतलब कि आदि मानव जैसी थी थोड़ी, मतलब जंगल में रहते थे। ठीक है। एंड इनके स्टोन्स वगैरह जो मतलब टूल्स हुआ करते थे, ठीक है, वो स्टोन से बने होते थे। ठीक है, यही सब बात कर सकते हैं हम इनके आर्किटेक्चर वगैरह को देख करके। ठीक है। एंड यही चीजें हैं जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो मतलब कि आपने 11th क्लास की फाइन आर्ट्स पढ़ी, लेकिन अगर आपने समझी नहीं है ना, तो एग्जाम में ये पॉइंट्स नहीं निकल के आएंगे, सीरियसली नहीं आएंगे। ठीक है, तो अगर समझा होगा कि अच्छा कैसे रहते थे, क्या होता था, तो ही ये पॉइंट्स इस तरीके के कि इकोनॉमिक सोशल ये जो डिमांड ऑफ क्वेश्चन है ना, उसकी लाइंस पे आपका आंसर आ रहा होगा। नहीं तो क्या होगा कि सिर्फ गैदरिंग लिखोगे नॉर्मल इस तरीके से। ठीक है, वो भी सही है, लेकिन हम बढ़िया लिख ले, अगर जब हमें पता चल रहा है तो हम बढ़िया लिखते हैं। क्यों छोड़ना हमें कुछ मार्क्स के लिए, एग्जामिनर को क्यों फ्रीडम देनी कि वो मार्क्स काटे। ठीक है, चलिए। अब मैं वो अंडरस्टैंड क्वेश्चन डिमांड वो सब की बातें नहीं कर रहा हूँ, आप जो है उसको देखते रहिएगा खुद से। ठीक है, कि उन सब पे हम बातें कर ही रहे हैं साथ साथ कि प्रेजेंटेशन कैसे बनानी, बस वो स्पेसिफिकली मैं बता नहीं रहा हर क्वेश्चन में, नहीं तो एक एक आर हर क्वेश्चन में लगेगा। ओके, ठीक है। ठीक है, नाउ वी कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, सो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है कि जो पेंटिंग्स थी इस टाइम पे, जो फाइन जो पेंटिंग्स थी, दे वर फाइन एस्थेटिक विच आर कंपेरेबल टू मॉडर्न पेंटिंग्स। ठीक है, तो देखो, अब ये वाली बात बोल दी है, तो खासकर ये वाली चीज उनके लिए है जो मतलब कि इंटरव्यू वगैरह वाले लोग हैं। ठीक है, जिनको मेंस में स्कोर बढ़ाना है। आप क्या कर सकते हो कि यहीं पे साइड में लिख दो फीचर्स ऑफ मॉडर्न पेंटिंग। ठीक है, दिस इज नॉट द प्योरली डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, लेकिन स्टेटमेंट में कीवर्ड है। तो अगर अब आपको ना बार बार ये अंदर पॉइंट में शो नहीं करना पड़ेगा, यहीं पे दिखा दो कि इस टाइम की पेंटिंग्स कैसी हैं, आज के टाइम की, मॉडर्न टाइम की। ठीक है, पेंटर है उनके नाम लिख दो। ओके, तो ये एक तरीका होता है कि जब भी आपको कोई पर्टिकुलर कीवर्ड अगर आप डायरेक्ट अपने आंसर में नहीं इंकलकेट कर पा रहे हैं, तो उसको कैसे एड्रेस करना है। ठीक है, तो अब सिंपल लिख दो कैसे ये एस्थेटिक कंपेरेबल है। ठीक है, तो जैसे यूज ऑफ नेचुरल कलर्स। ठीक है, बहुत ही बढ़िया कलर्स बनाए गए थे, किस किस के द्वारा, लीव्स, ठीक है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो उस वक्त हुआ करते थे, इवन जो रॉक्स वगैरह हैं उनके, उनको घिस करके जो मिनरल्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है, एनिमल का फैट वगैरह, वो सब यूज किया गया। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ही एस्थेटिक रूप आया करता था, ब्यूटीफुल एकदम। ठीक है, तो जो कि आज भी आपको वैसे की वैसी देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरा, इतने लंबे टाइम तक उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है पेंटिंग की, वो देखो कि खराब नहीं हुई। ठीक है, कि मतलब जैसी बनाई गई थी लगभग उसी तरीके से आज भी एग्जिस्ट करती है। तो दिस सोच की क्या आर्टिस्टिक लेवल रहा होगा। ठीक है, इतने धूप गर्मी पानी हजारों साल, 10,000 साल और 12-13 हजार साल के बाद भी वैसे की वैसी लग रही है। ठीक है, उसके बाद पेंटिंग्स, जिस तरीके से आज पेंटिंग मोनोक्रोम सिंगल एक कलर से और मल्टीपल कलर तक देखने को मिलती है, सिमिलरली इस टाइम पे भी मोर अराउंड 16 कलर्स टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं यूज किए हुए। ठीक है, एंड उनके द्वारा जो कलरिंग की गई है वो काफी जबरदस्त लगते हैं, ब्यूटीफुल दिखते हैं। ठीक है, जैसे कि मॉडर्न पीरियड के अंदर भारत माता और इनकी पेंटिंग्स बनाई गई। ठीक है, उसके अंदर भी इतने, आज जैसे अभी आज के टाइम में जैसे हम कंप्यूटर पे पेंटिंग कर ले रहे हैं, ये सब चीजें कर ले रहे हैं, ठीक है अभी, लेकिन कहीं ना कहीं जो अभी पिछले टाइम तक मॉडर्न पीरियड, मतलब कि जब हम 20th सेंचुरी के अंदर, कहीं ना कहीं उनके जैसी तो कंपेरेबल थी, उनकी जैसी पेंटिंग तो थी। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या है कि स्टाइलिश जो है ह्यूमन बींग्स बनाए गए। ठीक है, आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ोगे उसमें भी ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, स्टाइलिश ह्यूमन बींग्स बनाए गए। एंड जो एनिमल्स या पेड़ पौधे जो ये चीजें दिखाई गई हैं, नेचर, वो नेचुरल तरीके से दिखाई गई है, ओरिजिनल तरीके से दिखाई गई। ठीक है, एंड ये चीजें जो हैं आज भी आपको मॉडर्न जो पेंटिंग्स थी, ठीक है, उसके अंदर देखने को मिलती हैं। ठीक है, एंड आप इनके टाइम पे एक चीज देखोगे कि लेयर्स ऑफ पेंटिंग्स, मतलब एक लेयर फिर उसके ऊपर फिर उसके ऐसे 10-10 लेयर्स हैं पेंटिंग्स की, जो आज तक बिल्कुल मतलब कि वैसी की वैसी अगर निकाली जाए तो। ठीक है, तो ये, एंड इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टोरी टेलिंग। ठीक है, जो इन पेंटिंग्स के द्वारा दिखाया जाता है, कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी किसकी, मैन एंड लॉयन की फाइट को दिखाया गया है। ठीक है, तो ये दिखाता है कि आर्टिस्टिक जो पैशन था, मतलब कि उसके अंदर का जो पैशन था कि किस बढ़िया तरीके से वो दिखाएं चीजें, तो इसके अंदर वो झलकती है इस स्ट्रगल के अंदर। ठीक है, ये हम एक भीमबेटका और 2-3 पेंटिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी और आप चीजें इधर उधर से थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें दिखेंगी। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कलर्स वगैरह के बारे में थोड़ी बात कर सकते हो। ओके, और इनके टाइम पे क्या है कि पेंटिंग्स जो हैं वो ऐसी लगती हैं, ऐसे इनग्रेव्ड हों, उसमें बुनी गई हों।
ठीक है। एंड जो उस टाइम पे मतलब उनका जो रूप रहा होता वैसे ही लगभग आज के टाइम पे वो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट दे दो एंड आफ्टर दैट शो करो कि भाई हाँ ठीक है, अच्छी पेंटिंग्स थी, लेकिन कुछ जो मॉडर्न पेंटिंग्स है वो अभी भी मतलब कि ऐसा मतलब कि उसके अंदर चीजें डिफरेंट थी मॉडर्न वाली में। ठीक है, ठीक है, कंपेरेबल की बात कर रहे हो, लेकिन इनकी कुछ लिमिटेशंस थी कि अपने अनुसार उस टाइम के जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे उसके अनुसार इन्होंने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है, बहुत सब कुछ अच्छा था। ठीक है, लेकिन कुछ जो पेंटिंग्स थी उसके अंदर जो मॉडर्न पेंटिंग्स के कंपैरिजन कुछ लिमिटेशंस थी, या मॉडर्न पेंटिंग्स के अंदर जो कुछ यूनिक चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, जैसे कलरिंग्स और ये सब चीजें काफी ज्यादा बढ़ गई थी, मिनिएचर पेंटिंग्स ये सब चीजें आ गई थी, फॉरेन इन्फ्लुएंस आ गया था। ठीक है, ये चीजें आपको देखने को मिलती है मॉडर्न पेंटिंग्स के अंदर। मिनिएचर पेंटिंग आपने पढ़ी होगी, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर बनाना चीजें। ठीक है, फिर आपको फोक पेंटिंग्स वगैरह जो देखने को मिलती हैं, खासकर जैसे ये पेंटिंग्स तो क्या थी, दीवालों पे, वॉल्स पे, केव्स के ऊपर उस पे बनाई जाती, लेकिन फोक पेंटिंग जो है वो छोटे लेवल पे आ गई थी, कपड़ों पे बनाने जाने लग गई थी। ठीक है, तो वो बहुत सुंदर है। ठीक है, वाटर कलर्स ये सब चीजें आ गए थे, नेचुरल कलर की जगह आर्टिफिशियल कलर। ठीक है, और कई बार पेंटिंग्स जो है वो विजनरी दूर की तक की चीजें एकदम दिखाती थी, जो कहीं ना कहीं उस टाइम की पेंटिंग के अंदर वो लैक थी। ओके, तो ये ऐसी मधुबनी पेंटिंग और उनकी तरीके जो चीजें थी, फोक पेंटिंग्स जो है उनके बारे में थोड़ी बहुत यहाँ पे बात करनी थी, कि क्योंकि क्रिटिकली इवैल्यूएट बोलना है। एंड साथ में ये भी दिखा सकते हो कि किस तरीके से जो उस टाइम की थोड़ा बहुत कल्चर पे एक दो पॉइंट यहाँ पे दिखा दो, कैसे पेंटिंग्स पूरी तरीके से उस टाइम को नहीं, जो आर्किटेक्चर था वो नहीं शो करता है हमें। अभी कंप्लीटली उन्होंने क्या लैंग्वेज यूज करते थे उन सब चीजों के बारे में नहीं पता चलता हमें। ठीक है, तो क्रिटिकल इवैल्यूएशन में थोड़ी सी वही है कि जब दूसरी साइड दिखा रहे हो तो अपनी तरफ से कुछ चीजें ऐड कर सकते हो, कि हाँ वो पूरी तरीके से उस टाइम के कल्चर को भी नहीं शो करते। ठीक है, तो ये आपका अपोजिट पार्ट था, जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस आंसर के अंदर। ठीक है, लेकिन ये है कि हाँ दिस विल नॉट कंप्लीटली कवर अ कंप्लीट पेज। ठीक है, पहले पेज पे इंट्रोडक्शन और यहाँ पे, और ये दूसरा पेज है तो यहाँ तक आपके पहली हेडिंग का आंसर आएगा, दूसरी हेडिंग यहाँ आएगी, एंड यहाँ तक इसका आंसर आएगा, एंड देन वो जो अपोजिट वाला पार्ट है वो आएगा, एंड देन एक दो लाइन का कंक्लूजन। ठीक है, तो अभी आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा, ये पहला पार्ट हो गया। यहाँ पे ये दूसरा पार्ट जब आप पेंटिंग के बारे में बात करेंगे, एंड उसका अपोजिशन मतलब जो क्रिटिकल इवैल्यूएशन है दोनों का मिला के दे दो। ठीक है, एंड देन कंक्लूजन। ठीक है, चलिए फिर नाउ वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन, काफी टाइम हो गया। ठीक है, कर लेते हैं एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ओके, ठीक है, तो देखिए, पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज ऑफ मिडिवल इंडिया रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ द एज। कमेंट। ठीक है, आपके फ्रेंड ने ये स्टेटस डाला अपने इंस्टाग्राम पे कि पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज ऑफ मिडिवल इंडिया रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ एज, और आपके पास कमेंट का ऑप्शन है, तो आप क्या करोगे? वही वाली बात कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करो तो आप कमेंट करोगे बेहतर तरीके से, प्रॉपर एनालाइज करके, कि देखो जो जो आपने बोला वो तो ठीक ठीक है, यस सही से कह रहे हो आप। ठीक है, बट कुछ चीजें हैं जो दिखाती है कि कंप्लीटली स्पिरिट ऑफ एज को दिखा रही। ठीक है, तो दिस इज अ गुड पार्ट कि आप एनालिटिकल हो, एंड अगर आप एक ही पार्ट दिखाते तो भी ठीक है, कमेंट है, आपके पास फ्रीडम है, कुछ भी कर सकते हो और इसके अगेंस्ट भी जा सकते हो। ठीक है, बट हमें क्या है कि जो क्वेश्चन के अंदर दिया है मेजरली वो चीज दिखती है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज। देखो सबसे मेजर गलतियां इस क्वेश्चन के अंदर क्या होंगी, जब आप एग्जाम में बैठे होंगे और ये लास्ट क्वेश्चन होगा और 7-8 मिनट बचे हैं, तो क्या होगा कि ये पर्शियन भूल जाओगे। आप पढ़ोगे लिटरेरी सोर्सेज ऑफ मिडिवल पीरियड। चलो पहले क्वेश्चन ही समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं कि पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज यानी कि लिटरेरी लिटरेचर्स कुछ लिखी गई है मिडिवल इंडिया के टाइम पे जो पर्शियन लैंग्वेज में है। ठीक है, ये सोर्सेज कब लिखी गई, जो मिडिवल इंडिया के टाइम पे लिखी गई, रिफ्लेक्ट स्पिरिट ऑफ एज, मतलब इस टाइम पे जब लिखी गई उस एज को, ये उसकी स्पिरिट को दिखाती है कि उस टाइम पे क्या स्पिरिट थी, कैसी सोसाइटी थी, कैसे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन था, किस तरीके से लोग रहा करते थे, रिलीजियस टॉलरेंस थी नहीं थी। ठीक है, उस टाइम पे किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन था। ओके, तो उसके बारे में कह रहा है कि रिफ्लेक्ट करती है, ये एक स्टेटमेंट दे दिया, अब आपको इसको बताना है कि करती है नहीं करती है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर मेजर गलतियां क्या होती हैं, देखो आप क्या करोगे, क्योंकि देखो यहाँ पे कंटेंट बना पाना थोड़ा मुश्किल है, कंटेंट इतना यहाँ पे रहेगा नहीं, और 15 मार्क्स में तो वैसे ही परेशान आदमी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि दो एंगल जरूर ओपन करो। ठीक है, क्योंकि 15 मार्क्स का एक ही लाइन पे 15 मार्क्स लिख पाना मुश्किल है, तो दूसरा एंगल में थोड़े बहुत पॉइंट और जनरेट हो जाएंगे। ओके, तो अभी ये सिलेबस आया हुआ है, सबसे पहले ये देख लो, सिलेबस में आपका लिटरेचर एक टॉपिक दे रखा है, और बार बार क्वेश्चन आते हैं लेकिन हम पढ़ के नहीं जाते, तो ये पढ़ कर रखना होता है। ठीक है, जो जो सिलेबस के अंदर दे रखे हैं पॉइंट। ओके, ठीक है, तो इसमें जो मेजर गलतियां होती हैं, हम कई बार पर्शियन वर्ड भूल जाते हैं, एंड वी स्टार्ट राइटिंग अदर लैंग्वेज, अरेबिक में लिखा हो, किसी और लैंग्वेज में लिखा हो। ठीक है, वो भी लिटरेरी सोर्सेज लिखने लगते हैं मिडिवल पीरियड के, तो वो हमें नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, तो पर्शियन वाले ही यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, ओके, तो ये गलती नहीं करनी है। और दूसरा,
यहाँ पे ये मिडिवल इंडिया की बात हो रही है, छोटे छोटे वर्ड्स ध्यान में रखने। तो इंट्रोडक्शन वही कर दूं कि हाँ, लिटरेरी सोर्सेज जनरली जो है वो स्पिरिट ऑफ एज को दिखाते हैं। उस टाइम स्पिरिट ऑफ एज का मतलब इसको थोड़ा एक्सपेंड कर दो कि उस टाइम पे जो सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव ये जो चीजें होती हैं उनको रिफ्लेक्ट करते हैं, है ना। तो अभी इंट्रोडक्शन समझ आ रहा है कि अगर इंट्रोडक्शन नहीं कुछ ऐसा आइडिया लग रहा, ठीक है, तो पर्शियन तो क्या करना है कि जो स्टेटमेंट दिया उसी को एक्सपेंड कर दो, आप क्या समझते हो। लेकिन जो आपके आर्चरी में जो सारी चीजें हैं वो एकदम से नहीं पूरा दिखा देना, बस हिंट देना इंट्रोडक्शन में, ठीक है। तो ये बता दिया। एंड नाउ पहली हेडिंग यही आएगी, ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया। एंड पहली हेडिंग कि पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज ऑफ मिडिवल इंडिया रिफ्लेक्ट स्पिरिट ऑफ द एज। डन। तब बताते जाओ कैसे करते हैं, तो इसको 1 2 3 करके दिखा सकते हो, ठीक है, ओके। एंड दूसरा मेथड क्या है दिखाने का, पहला दिखा दो कि ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत। अब क्या है ना कि जहां पे कंटेंट थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उसमें ना ऐसे सब हेडिंग्स इस तरीके की प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दो। एंड दूसरा ड्यूरिंग मुगल पीरियड, क्योंकि मेजरली इन्हीं के टाइम पे पर्शियन लिटरेचर्स लिखे गए हैं, ठीक है। एंड दिखाते जाओ, इनके टाइम पे दिखा दो। अगर आप लोगों को पता हो कि सोशल एंगल पे क्या दिखाया है, पॉलिटिकल एंगल पे क्या स्पिरिट दिखी है, पॉलिटिकल स्पिरिट दिखती है, कितना दिखता है, ठीक है, सोशो पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, रेवेन्यू, ठीक है, विमेन रिलेटेड, जो भी चीजें आपको पता है वो इस तरीके से मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो जैसे कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पे आप आमिर खुसरो, ठीक है, ठीक है, तो इनकी राइटिंग्स हैं, इनकी राइटिंग में क्या है, तो ये यही है कि इनके नाम जो है याद करने थोड़े से मुश्किल है और इनको रिकॉल कर पाना थोड़ा मुश्किल, तो ये खजाए उल तुम कुछ इसी तरीके से है, ठीक है। तो ये आप थोड़े से लिटरेचर प्रिपेयर करके रखिए कि अलग अलग टाइम के अंदर दिल्ली सल्तनत के अंदर कौन कौन से लिटरेचर्स थे, कौन कौन सी लैंग्वेजेस में लिखे गए। या अभी इस साल पूछा हुआ है कि चलो पर्शियन वालों, नेक्स्ट ईयर क्या पता पूछ ले मॉडर्न टाइम पे कुछ राइटिंग्स के बारे में पूछ ले, लिटरेचर्स के बारे में पूछ ले, या एंशिएंट टाइम से किसी गुप्ता पीरियड के टाइम से पूछ ले, तो बी प्रिपेयर्ड विद इट, ओके। तो आमिर खुसरो की ये किताब थी जो मेंशन अब किसके बारे में करती है, पॉलिटिकल एम्फेसिस देती है, ठीक है, किसके टाइम पे कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे कैसा साम्राज्य था, ठीक है। उसी से रिलेटेड ये सोशल के बारे में बताते हैं कि कैसे जौहर, ठीक है, कर दिया था विमेन ने, कि वहां पे उस वक्त राजपूत जो होते थे उनके बारे में कि किस तरीके से उनके लिए रिस्पेक्ट और ये सब चीजें इंपॉर्टेंट थी, कैसे विमेन अपना आत्मदाह कर देते हैं, ठीक है। ऐसी कुछ सोशल चीजें, इश्यूज के बारे में बताते हैं, ठीक है, ठीक है, जैसे जजिया टैक्स वगैरह ये सब लिया जाता था, एक्सप्लॉयटेटिव टैक्स बताया गया है, ठीक है। कुछ जो है रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में दिखाया गया है, गंगा जमुनी तहजीब के बारे में दिखाया गया है, ठीक है। म्यूजिक के बारे में खुसरो की बुक्स दिखाती हैं, उस टाइम को रिफ्लेक्ट करती हैं, ठीक है, ओके। और ऐसी तुगलकनामा कुछ जो बायोग्राफीज थी, ठीक है, वो भी जो है रूलर्स, उस पर्टिकुलर रूलर के बारे में उस टाइम की चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं। तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे कौन से अटैक्स किस तरीके से हुई वो चीजें जो है दिखाती हैं। तो यहाँ पे वही है कि अभी आपको यहाँ पे कंटेंट होना चाहिए, बुक्स यहाँ पे 3 4 जो है मालूम होनी चाहिए इसके अंदर, एंड 3 4 यहाँ पे मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सती प्रथा वगैरह के बारे में बताया गया है, तो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट तो कर ही रही है ना उस टाइम की स्पिरिट, ठीक है। एक जियाउद्दीन बरामी थे, ये 1 2 चीजें जो मैं बता दे रहा हूँ कंटेंट, ठीक है, कि बरौनी, ठीक है, इनकी एक राइटिंग थी फलीक ई फिरूज शाही। अब ये चीजें तो याद रहेंगी नहीं, इसके लिए क्या है कि दीवार पे लिख करके रख लो, एंड धीरे धीरे कई दिनों बाद ये दिमाग में रहेंगी, ठीक है। लेकिन वही है कि कंपैरेटिवली रिलेटिवली किसी को भी नहीं याद रहेंगी जल्दी, ठीक है। अब जो इसको थोड़ा बहुत प्रेजेंट करके आ जाएगा पैराग्राफ में बढ़िया से, वो थोड़े से बेटर 1 2 मार्क्स ले लेगा बाकी लोगों कंपेरिजन में, ठीक है। तो ये भी जो है एक पर्टिकुलर, जैसे एक बलबन थे रूलर और तुगलक थे, उनके टाइम के पीरियड के बारे में डिस्कस करते हैं इनके अंदर। तो डिटेल आउटलुक देते हैं कास्ट सिस्टम के ऊपर कि उस टाइम पे कास्ट सिस्टम क्या था, मुस्लिम्स के अंदर भी और हिंदुइज्म के अंदर भी, उन सब चीजों के बारे में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट तो कर रही है स्पिरिट को। ऐसी आपको ड्यूरिंग मुगल पीरियड, तो मुगल पीरियड का तो जनरली याद रहता है हम लोगों को, ठीक है। अबुल फजल ने जैसे अकबरनामा लिखा, ठीक है, अकबरनामा के अंदर ए आइन 3 किताबें मिलकर के बनी थी ना ये, तो उसके अंदर ए आइन अकबरी थी, जो कि पूरे सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उस टाइम पे, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जो टोडरमल वगैरह के जो रेवेन्यू सिस्टम थे वो सब चीजें जो हैं इस टाइम इसके अंदर बताए गए हैं, जो मनसबदारी वगैरह थी, ठीक है, वो सारे सिस्टम यहीं से पता चलते हैं, राइट। जो दहसाला सिस्टम था और सुल ए कुल सेकुलर स्टेट के बारे में, ठीक है, तो वो चीजें पता चलती हैं इसे। उसके बाद ट्रांसलेशन, एक ये जरूर सभी लोगों को मालूम होता है कि ट्रांसलेशन किया गया है पर्शियन लैंग्वेज से संस्कृत के अंदर, एंड संस्कृत से पर्शियन के अंदर। जैसे महाभारत और महाभारत को जो है पर्शियन में कन्वर्ट किया गया था, ठीक है, जिसके रजमा नामा भी बोला गया था, ठीक है। तो ये दिखाता है कि टॉलरेंस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी उस टाइम पीरियड में, ठीक है। एंड एंड इसके बारे में दिखाया कि जो उस वक्त भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट था, ठीक है, किस प्रकार से था, मतलब कि दिखाते थे कि एक अलग सेक्ट निकल के आया था जो इनइक्वालिटी दूर कर रहा था सोसाइटी के अंदर।
तो वो भी स्पिरिट ऑफ डिवोशन टू गॉड और ये लव इनके बारे में शो करता है। ठीक है, तो उस टाइम की स्पिरिट, तो ऐसी अगर मेरे जैसे इन चीजों को नहीं ठीक से याद है, नहीं है पता, तो इस तरीके से दिखाओगे। अगर आपको क्लियरली मालूम है तो हेडिंग बनाइए सिंपल से, पॉलिटिकल स्पिरिट, इकोनॉमिक स्पिरिट, एडमिनिस्ट्रेटिव स्पिरिट, इस तरीके से 3-3 4-4 पॉइंट दोनों तरफ दिखा दीजिए, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अभी लेकिन यहाँ पे ये बात खत्म नहीं होती, कमेंट है। ठीक है, तब दूसरा एंगल दिखाओ कि नहीं, कुछ लिमिटेशंस रही हैं इन पर्शियन जो चीजें हैं, ये जो पर्शियन लिटरेचर है इनकी कुछ लिमिटेशंस थी। ठीक है, किस चीज में? स्पिरिट ऑफ एज जो कि नहीं शो कर पाती कंप्लीटली। ठीक है, पहली क्या थी? पहली यही बताओ कि जो राइटर्स, ऑथर्स जो ये हुआ करते थे, ठीक है, इनके अंदर कुछ बायसनेस थी। क्यों? क्योंकि दे आर इनरोल्ड बोल लीजिए या पैट्रोनाइज बोल लीजिए, पैट्रोनाइज बाय रूलर्स। तो ऑब्वियस है ना कि ये लोग अपने जो किंगडम है, जो वो चीजें, उसके बारे में क्रिटिसिज्म तो नहीं लिखने वाले। ठीक है, तो ये हो गई। तो क्या ट्रू स्पिरिट आई? नहीं आई। जनरली जो पर्शियन के अंदर लिखी गई हैं चीजें, ठीक है, उसमें आपको ऑटोबायोग्राफी दिखी है। तो जो ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है, क्या उसके अंदर समाज के बारे में उतना डिटेल में होगा? नहीं, वो क्या होगा, उस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में ही डिस्कस होंगी चीजें। ठीक है, तो जनरली आपको इन किताबों के अंदर जो एलीट क्लास है उसका रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, उसके बारे में बात होती है, जैसे तुगलकनामा की बायोग्राफी होगी। ठीक है, तो एक्सक्लूसिविटी दिखती है। फिर इसके अंदर ट्रांसलेशन की गई है, जो आपने बताया पिछले पेज पे कि बुक्स की ट्रांसलेशन, रामायण और इनकी, ठीक है, लेकिन वो मेयरली ट्रांसलेशन ही तो की गई है, वो उस टाइम के बारे में ज्यादा जानकारी कहाँ दे रही हैं? पहले कुछ किताबें लिखी गई, उनका ट्रांसलेशन किया गया, बस। ठीक है, और जनरली आपको कुछ किताबें जो दिखेंगी, जैसे एन ई अकबरी है, तो ये किसके बारे में है? ये तो कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है, जो राजा, जो किंग है ना, उससे रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। जो गवर्नमेंट की फाइल्स हैं आज के टाइम में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके अंदर तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीजें ना, ठीक है, सोसाइटी के बारे में, लेकिन सोसाइटी के अंदर जो डिटेल्ड चीजें हैं, वो चीजें तो नहीं होंगी ना, राइट? तो वो कहाँ से आएंगी? तो इसलिए जो है कंप्लीटली नहीं स्पिरिट ऑफ एज को दिखाता। ठीक है, लेकिन हाउएवर मेजरली इट इज शोइंग स्पिरिट ऑफ एज। एंड इसीलिए क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने रिसेंट बजट के अंदर इनको जो है डिजिटलाइज करने के लिए भी फंड एलोकेट किया हुआ है। ठीक है, सो दैट ऐसे लिटरेरी सोर्सेज को बचाए रखा जाए जो स्पिरिट ऑफ एज को रिफ्लेक्ट करते हो, है ना कहीं दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडियन हेरिटेज। ओके, ठीक है, तो इसी के साथ आज जो है ये हमारा डिस्कशन जो है HLT1 इसका कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, खासकर ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये डेवलप हो रही होगी। देखो, आंसर राइटिंग ऐसे ही सीखी जाती है, ये एक दिन में नहीं आएगी। ठीक है, ये एवोल्यूशन प्रोसेस है, इसके लिए अवतार नहीं होता कि एकदम से इनकारनेशन हो गया और बन गए, नहीं। ये धीरे 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 धीरे, जैसे हमारी हिस्ट्री के अंदर इवोल्यूशन हुआ है, उसी तरीके से आंसर राइटिंग में आप खुद ही देखेंगे इंप्रूवमेंट। क्वेश्चन समझ में आएगा, फिर क्वेश्चन की डिमांड, फिर धीरे धीरे, फिर जाके इकट्ठे आप बड़े बड़े टेस्ट सीरीज लिखोगे, अगर लिखना हुआ तो। ठीक है, चलो फिर वही पेपर, अभी अगर अंडरस्टैंडिंग अभी डेवलप हो गई तो चीजें अच्छे से एड्रेस होंगी। ठीक है, चलिए फिर इसी के साथ डन करते हैं, एंड फिर मिलते हैं हम एक दिन बाद अपने HLT2 मॉडर्न इंडिया के डिस्कशन के साथ। एंड वहाँ पे देखते हैं कि कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो हैं, वहाँ पे जो एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे, कैसे पॉइंट्स बनाने, कैसे क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करनी है, कैसे अलाइन करना है अपने आंसर्स को। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए एंड कनेक्ट विद अंडरस्टैंड UPSC। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। ओके, बाय, जय हिंद।